हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज के इस एमसीक्यू सीरीज वाले वीडियो में एग्जाम पैक में क्या है आप सभी लोगों के लिए। तो आज जो चैप्टर है हमारे पास वो है क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर का नाम व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। अब देखिए, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी। कुछ प्यारे से स्टूडेंट्स जो इससे पहले वाला चैप्टर एक जो प्राचीन काल में कभी आया करता था, ठीक है, अब बुक में नहीं है, उसे ढूंढ रहे होते हैं। तो बी स्पेसिफिक ऑन दिस, ठीक है, बी क्लियर ऑन दिस कि दो ही चैप्टर आना है, एक ये और एक दूसरा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, उसे और डिस्कस करेंगे। इसी तरह से आज हम इसे डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए, अप्रोच वही रहने वाली है जो अभी तक आपने जितने चैप्टर्स के वीडियो देखे हैं, जितने चैप्टर्स का एग्जाम पैक वाला वीडियो देखा है जिसमें आपने एमसीक्यूज को डिस्कस किया है, ठीक है। तो अप्रोच वही रहेगी कि हम बहुत सारे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे, उन एमसीक्यूज के साथ पूरा चैप्टर लपेट लेंगे, ठीक है। लपेट कैसे लेंगे कि हम पूरे चैप्टर को क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे एमसीक्यूज के थ्रू, फाइन। और बीच बीच में मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा जो थ्योरी पार्ट पे आ सकते हैं, और उसके साथ जो बोनस में मिलने वाला है तो ढेर सारी निंजा टेक्निक्स और टिप्स मिलने वाली है जो आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करने में मदद करेगी। अप्रोच वही रहने वाली है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा अप्रोच रहने वाला है कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ में पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा एक बार। प्यारा सा चैप्टर, छोटा सा चैप्टर, कंसेप्चुअल चैप्टर है। कंसेप्चुअल चैप्टर मतलब क्या है कि स्टोरीज भी है, फैक्ट्स भी है, याद भी करना, उससे आइडिया जो निकल के आ रहा है ना, उस आइडिया को भी समझते चलना है। आइडिया को समझते चलना, तो उस आइडिया की मदद से आप क्या कर लोगे, आइडिया की मदद से आपको मतलब एक वो कह सकते हैं ना कि कंसेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे कि क्वेश्चन जरूरी नहीं कि जैसा बुक में लिखा है वैसे ही आए, इन जनरल डेमोक्रेसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आ सकता है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप जो सारी स्टोरीज पढ़ोगे, उन स्टोरीज से जो आइडिया निकल के आएगा उसकी मदद से ऐसे क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हो जिसे आप केस स्टडी बेस्ड कह सकते हैं, कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कह सकते हैं, असर्शन रीजन में आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने ये जो चैप्टर है इसका थ्योरी पार्ट पे जो वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं वो देख चुके हो बहुत अच्छी तरह से, क्लियर है। क्योंकि थ्योरी पार्ट पे अपने आप को पहले प्रिपेयर्ड रखना है कि हाँ, थ्योरी पार्ट पे हमें पता है कि क्या है चैप्टर में, कैसे पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक्स हैं। जो डिटेल एक्सप्लेनेशन की बात है तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देख चुके हो ना। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन वाले वीडियोस देख लिए तो आपके लिए आसान रहेगा। करना क्या है आपको, तो आपको देखो चैप्टर का मैदान समझना है, और चैप्टर का मैदान समझने के साथ साथ में अपनी तैयारी पूरी रखना है। पेन रख लो, एक बुक रख लो, मतलब एक कॉपी रख लो, बुक खोलना मत, ठीक है, बुक मत खोलना, बुक सिविक्स की बुक मत खोलना। तो एक पेन रख लो, एक ओएमआर शीट रख लो, एक कॉपी रख लो, कॉपी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर निकल के आता तो वो लिखते चलना, ठीक है। और ओएमआर शीट जो है तो उसमें कलर भरते चलना, ठीक है। तो ओएमआर शीट पे क्या करना, सारे जो सही आंसर होंगे जो आपको लगते हैं कि यहां सही है, तो क्वेश्चन आता है स्क्रीन पर वैसे ही सही आंसर आप फिलअप कर देना, क्लियर। तो अब देखो चैप्टर का मैदान जो है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर वीडियो सीरीज। इसमें क्या होता है ना, मैं आपको एक सुपर समरी दे देता हूं, तो उससे क्या रहता है कि जो पुराना सर हमने 1 महीने पहले चैप्टर पढ़ लिया था, अब तो धूल लग गई है ना, तो वो धूल साफ हो जाती है, ठीक है, वो धूल साफ हो जाती है। तो इस सुपर समरी में हम ये देखते हैं कि चैप्टर का आखिरकार मैदान कहां तक है, चैप्टर की बाउंड्रीज कितनी है, चैप्टर में क्या क्या बताया गया है, क्लियर है। आप योद्धा हो और ये है आपका मैदान, खुद पढ़ो इस पे जरा, देखो क्या है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी चैप्टर है सिंपल सा। व्हाट इज डेमोक्रेसी वाले पार्ट में क्या पढ़ाया गया है, व्हाट इज डेमोक्रेसी वाले पार्ट में देखो, एक तो ये व्हाई डिफाइंड डेमोक्रेसी। इसमें क्या है, कुछ आप ही की तरह क्यूरियस बच्चे हैं और एक टीचर है, ठीक है, मेरी तरह। तो अब वो क्या है, टीचर और बच्चे डिस्कस कर रहे हैं, तो वो स्टोरी है, उस स्टोरी से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन वो स्टोरी भी क्या है, पढ़ना एक बार, उससे आपको एक आइडिया समझ में आएगा, ठीक है। कभी कभी हमें कोई कहानी के थ्रू कोई मैसेज दिया जाता है ना, तो वैसे ही उस कहानी के थ्रू मैसेज मिल जाएगा आपको। तो वो व्हाई डिफाइंड डेमोक्रेसी वाला पार्ट है, क्लियर। उस पर कोई ऐसा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पढ़ना उसे स्टोरी को। फिर क्या है, A simple definition, very simple definition, क्या कि what is democracy? तो a democracy is a form of government where rulers are elected by the people. अब ये एक लाइन है बस कि a democracy is a form of government where rulers are elected by the people, लेकिन इस एक लाइन में पूरी की पूरी सिविक्स समाई हुई है, ठीक है, पूरी की पूरी सिविक्स की बुक आपकी इस लाइन पे टिकी हुई है डेमोक्रेसी की, क्लियर। तो हम वो समझेंगे कि ये सिंपल डेफिनेशन क्या है, अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो उस चीज को हम क्या करते हैं, इस वाले टॉपिक में पढ़ते हैं, डेफिनेशन के साथ स्टार्ट होता है, और डेफिनेशन में एक एक शब्द जो है, फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है तो क्या गवर्नमेंट, पीपल है तो कौन है, रूलर है तो क्या वो रूलर, राजा भी रूलर होता है, क्या वो राजा भी डेमोक्रेसी है। तो उस तरह से बहुत सारे, एक तार से हजारों तार निकल सकते हैं उसमें से, ठीक है। तो वो चीज यहां पे बताई गई है। अगला देखो क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अब आपने डेमोक्रेसी को जब समझ लिया कि डेमोक्रेसी क्या है, तो उसके कुछ फीचर्स है, उन फीचर्स को कहानी की तरह
बुना गया है इस चैप्टर में। तो क्या फीचर्स हैं, जैसे इन अ डेमोक्रेसी मेजर डिसीजंस आर टेकन बाय दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, तो इलेक्टेड लीडर्स जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं। पाकिस्तान का एग्जांपल दिया परवेज मुशर्रफ का, और किस तरह से बताया गया कि मतलब मैं अभी पत्ते नहीं खोलना चाहता हूं यहां पे क्योंकि आधे क्वेश्चन सेट करे ना मैंने, बाकी मैं आपको एक हिंट देते चल रहा हूं कि पाकिस्तान की जो स्टोरी है वो यहां पे बताई गई है कि किस तरह से पाकिस्तान में क्या हो रहा है, एक नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से मतलब पाकिस्तान को हम क्या कहेंगे कि अंडर परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान वाज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री। उन्होंने इलेक्शन भी करवाए, लेकिन वो क्या है, वो इलेक्शन जो थे तो इलेक्शंस को इलेक्शंस नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा, तो हम वहां पे देखते हैं इस पार्ट में पूरा क्लियर हुआ। तो वहां पे हम क्या है, एक फीचर की डिसीजन जो ले रहा है इंसान डेमोक्रेसी में, वो ऐसा नहीं कि बस डेमोक्रेसी इलेक्शन हो रहा सब कुछ हो रहा लेकिन डिसीजन मैं ले लूंगा और मैंने चुनाव लड़े नहीं है। तो डेमोक्रेसी का एक बेसिक एसेंस, बेसिक फीचर क्या निकल के आता है कि जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति है ना उसे चुना जाना चाहिए, वो किसी ना किसी का प्रतिनिधित्व करे, ठीक है, ही शुड बी रिप्रेजेंटिंग समवन, ठीक है। तो वही चीज है कि ही मस्ट बी इलेक्टेड, ही मस्ट बी एन इलेक्टेड लीडर। तो वाला पॉइंट जो है, वाला पॉइंट इस टॉपिक में बताया जाता है। फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब क्या है, एक फीचर है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। अब डेमोक्रेसी में क्या है, इलेक्शन तो करवा दी, लेकिन इलेक्शन ऐसे करवाया कि बस लड़ने वाले आप खुद ही हो। तो चाइना के एग्जांपल से, चाइना के अलावा मैक्सिको के एग्जांपल से बताया कि वहां पे इलेक्शन हो रहे थे लेकिन इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं थे, जस्ट नहीं थे। तो दैट इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, दैट इज नॉट अ फीचर ऑफ अ डेमोक्रेसी, ठीक। तो उसी सेंस में क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए, ये एक फीचर होता है डेमोक्रेसी का। क्लियर। अगला क्या है, वन पर्सन वन वोट, वन पर्सन वन वोट नहीं, हाँ दो बार लिख दिया ना, वन पर्सन वन पर्सन वन पर्सन वन वोट ऐसे। तो वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये होना चाहिए सिंपल, ठीक है। तो यहां पे क्या बताया गया है कि एक फीचर ये भी होता है कि डेमोक्रेसी में चलो आप जो निर्णय ले रहा है वो एक क्या है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है। इलेक्शन भी एकदम फ्री एंड फेयर हुए। फ्री एंड फेयर ऐसे हुए कि इलेक्शन में क्या है, आपके पास में 2-4 कैंडिडेट थे, आपकी जिसको इच्छा हो उसको आपने वोट देके आया, लेकिन आप इलेक्शन के लिए जब वोट देने जा रहे हैं ना तो किसी का वोट ज्यादा वैल्यू रख रहा है, किसी का वोट कम वैल्यू रख रहा है। तो ये क्या है, ये वोटर्स के पार्ट पे एक डेमोक्रेटिक डिसीजन थोड़ी ना है। तो उस केस में क्या है कि एक फीचर ये भी होता है कि डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होंगे ना तो वहां पे जो इलेक्शन में कह सकते हैं वोट देने वाले लोग हैं उनके वोट की इक्वल वैल्यू होना चाहिए, ठीक है, तब वो इलेक्शन सही मायने में डेमोक्रेटिक कहलाएगा। तो दिस शुड आल्सो बी अ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये वाला पॉइंट, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, ये किस चीज को दर्शाता है, देखो तो डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है लेकिन गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अब तो मैं बस प्राइम मिनिस्टर या फिर मैं प्रेसिडेंट बन गया हूं तो अब मेरे से ऊपर कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे हिसाब से होगा, वो नहीं होगा ना। तो क्या होना चाहिए यहां पे, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि कानून सबसे ऊपर हो। रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, जो माइनॉरिटीज हैं या फिर दूसरे जो लोग हैं आपके देश में उनके राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए, ठीक है, सभी के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाना चाहिए, इनफैक्ट माइनॉरिटी के ही क्यों, सभी के राइट्स की रिस्पेक्ट की जाए। इस चीज को फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में एक इंपॉर्टेंट फीचर माना जाता है। तो यहां पे समझना है आपको कि चैप्टर किस बहाव में बहा के ले जा रहा है। आप डेमोक्रेसी को समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को, तो हम यहाँ पे पाकिस्तान की कहानी पढ़ेंगे, यहाँ पे हम चाइना की कहानी पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब चाइना, ये एग्जाम्पल्स दिए हैं, मैक्सिको के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, ठीक है, मैक्सिको के एग्जाम्पल के बाद में जैसे यहाँ देखोगे तो आप फिजी के बारे में बताया गया है, सऊदी अरेबिया के बारे में बताया गया है, एस्टोनिया के बारे में बताया गया है, 2-3 कंट्रीज का जिक्र दिया है यहाँ पे और उससे समझाया गया है कि कैसे वहां पे जो प्रिंसिपल है वन वोट वन वैल्यू का, ठीक है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का, वो अप्लाई नहीं होता है या फिर वो कहीं ना कहीं आपको क्या देखने को मिलता है, वॉयलेट होता है, ठीक है। और लास्ट में ये जो एक और फीचर है, चौथा फीचर, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, तो इस फीचर में क्या बताया गया है कि इस फीचर में ये बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे जिम्बाब्वे में, ठीक है, जिम्बाब्वे में किस तरह से कह सकते हैं कि रूल ऑफ लॉ नहीं था, जो पावर में इंसान आया उसका नाम नहीं बताऊंगा, आगे क्वेश्चन सेट किया है, तो वो क्या करता है, वो अपनी पावर को गलत तरीके से इस्तेमाल करता है, राइट्स जो उसका रिस्पेक्ट नहीं करता है लोगों के। क्लियर है। तो ये पूरा स्टोरी वाला पार्ट है। अब उसके बाद में एनालाइज करेंगे तो व्हाट इज डेमोक्रेसी समझ में आ गया। तो डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या है। अब व्हाई डेमोक्रेसी, तो डिबेटिंग दी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, की डेमोक्रेसी क्यों चाहिए आपको। तो आपको कुछ भी चाहिए, गाड़ी चाहिए तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव देखोगे ना, कि गाड़ी लूंगा तो ये फायदे, नहीं लूंगा तो ये नुकसान है, ठीक। तो उस केस में क्या है कि हम डिबेटिंग दी मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी में वही वो क्लास के बच्चे जो है वो टीचर के साथ में डिस्कशन कर रहे हैं, वहां पे भी स्टोरी का पार्ट है। बाकी आप यहां देखोगे तो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में भी कुछ आर्गुमेंट्स दिए गए कि डेमोक्रेसी में ये समस्याएं हैं, फिर भी डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है। क्यों? क्योंकि कुछ अच्छा भी होगा उसमें। तो डेमोक्रेसी
आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, मतलब ये क्या है, ये मेरिट्स बताता है, ये वाला टॉपिक जो है मेरिट्स बताता है। जैसे यहां आप देखेंगे तो क्या आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी में कि डेमोक्रेसी में डिलेज होते हैं, करप्शन होता है, पॉलिटिकल पावर प्ले है, सब कुछ, देयर इज नो मोरालिटी, ठीक है। डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि जब आप क्या करते हैं कि बहुत सारे लोगों से कंसल्टेशन करते हैं तो डिले होता है, जो भी बताया पॉइंट मैंने, ठीक है। लोग जो है ऑर्डिनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड और व्हाट इज बैड, तो वो क्यों पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। तो इस तरह से कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट भी है लेकिन आर्ग्यूमेंट्स फेवर में भी है। डिग्निटी, सबसे पहली चीज क्या है कि इंसान की डिग्निटी जो है उसको अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। आप देखोगे तो वो जो डिस्कशन हो रहा है उससे डिले जरूर होते लेकिन क्वालिटी डिसीजन निकल के आते हैं। क्लियर हुआ। तो इस तरह से आर्ग्यूमेंट्स फॉर भी है डेमोक्रेसी के, तो फॉर और अगेंस्ट दोनों ही तरह के आर्ग्यूमेंट्स को यहां बताया गया है। तो उससे हमें यह समझ में आता है कि आखिरकार डेमोक्रेसी को अडॉप्ट क्यों करना है, व्हाई डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट और आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में वो चीज समझाई गई है। अब ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी की अगर बात करें तो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में बताया गया है कि डेमोक्रेसी का ब्रॉड मीनिंग क्या है, ठीक है। डेमोक्रेसी सिर्फ इलेक्शन और इन सारी चीजों से जुड़ी हुई नहीं है। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, ठीक है। आपके लाइफ को कैसे इंफ्लुएंस कर रही है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पे। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में उन चीजों पे हाईलाइट किया गया है थोड़ा सा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर का क्या है, आपका मैदान है। आई होप एक सुपर समरी में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि चैप्टर आखिर है क्या चीज। क्लियर। अब बहुत सारे हम क्या ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। चलो, तो ओएमआर शीट के साथ तैयार रहना, इस ओएमआर शीट से ही आपका भविष्य तय होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जाम में अच्छा करोगे तो ही भविष्य तय होगा, बाकी जस्ट अ वे ऑफ सेइंग मैं कह रहा हूं कि ओएमआर शीट जो है आपके आखिरकार एग्जाम में इसी के ऊपर आपको परफॉर्मेंस देके आना, ये आपका स्टेज है, तो इस पर प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। तो ओएमआर शीट लेकर बैठना, जो क्वेश्चन है उन्हें लगाते चलना। व्हाट इज डेमोक्रेसी, पहला टॉपिक। चलो, तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द डैश। जिसने अभी ध्यान से सुना है सुपर समरी वाला पार्ट वो कनेक्ट कर पाएगा, यहां पे सही आंसर दे देगा। लगाओ फटाफट जरा अपनी ओएमआर शीट में, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द डैश, लीडर्स, मिनिस्टर्स, मैन और पीपल। बताओ, तो रूलर्स को कौन चूज करता है, लीडर्स नहीं, मिनिस्टर्स नहीं, मैन नहीं, क्यों, विमेन भी करती है। पीपल की अगर बात करें तो आम जनता जो है ना उस देश की, वो क्या करती है, चूज करती है किसको, लीडर्स को, रूलर्स को। तो डेमोक्रेसी की डेफिनेशन जो है, डेफिनेशन ध्यान रखना, ठीक है। 5 चीजें जो है डेमोक्रेसी की डेफिनेशन और 4 फीचर, इन्हें है ना ऐसे लिख लेना एक पेपर में, तकिए के नीचे रख के सोया करो। ये याद होना चाहिए, एकदम कंठस्थ होना चाहिए। इस चैप्टर से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर का थ्योरी पार्ट पे आपके पीरियोडिक टेस्ट में जो आ सकता है वो क्या आएगा, ये आएगा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी, व्हाट इज डेमोक्रेसी, ठीक है। एक्सप्लेन इट्स फीचर्स, व्हाट आर इट्स फीचर्स। तो पता है मैं जब पढ़ाता था स्टूडेंट्स को उस तरह से ऑफलाइन, पहले बहुत पहले बरसों पहले, तब क्या करता था, ये चैप्टर जैसे स्टार्ट होता तो बिठा के क्या करता था, पहली क्लास में वो एक डेफिनेशन ये वाली और 4 फीचर्स, ये तो याद होना है, मतलब होना है। तो आप भी उस तरह से ये याद रखना, क्यों, क्योंकि ये आंसर लिखने में मदद करेगी आपको। और एक क्वेश्चन बनता भी, जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन बनता है थ्योरी पार्ट पे, इसका राइट आंसर क्या है, पीपल, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे देखो क्या है, तो हाउ डज द डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी हेल्प अस, ठीक है। तो हमने डेमोक्रेसी की डेफिनेशन देख ली कि एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, जहां पे क्या हो रहा है, रूलर्स जो होते हैं तो वो किसके द्वारा चुने जाते हैं, मतलब इलेक्शन होगा तभी चुने जाएंगे, और इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, आम जनता करती है। तो आपको क्या है, एक बड़ी पिक्चर समझ में आ गई कि आखिरकार डेमोक्रेसी क्या चीज है। अब आप क्या करते हैं कि आप बोलते हैं कि हाँ इंडिया में क्या है कि जो रूलर्स होंगे, मतलब जो हम लीडर कहेंगे उन्हें, तो रूलर्स जो है वो किसके द्वारा चुने गए हैं, आम जनता के द्वारा चुने गए हैं, और वो सिस्टम जो है पूरा वो हमारे देश में चल रहा है, ठीक है। तो डेफिनेशन में इंडिया सेट हो रहा है, तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वही आप कहां देख लोगे, वही आप सऊदी अरेबिया में देख लो, तो क्या है वहां पे आप देखोगे रूलर इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन डेमोक्रेटिक हो गया। तो इसका इस्तेमाल क्या है डेफिनेशन का, डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन से हम क्या कर सकते हैं, 4 ऑप्शन पढ़ लिया। टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट आर क्लियरली नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है, so that we can get voting rights, to figure out what lies in a democracy, none of the above. तो the right answer for this question is option A। मतलब आपको जब डेफिनेशन पता रहेगी डेमोक्रेसी की तो उसका फायदा यह है कि आप फिगर आउट कर पाएंगे कि एक डेमोक्रेटिक और एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो आप डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेपरेट कर सकते हो, समझ सकते हो। तो A इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल, असर्शन रीजन, निंजा टेक्निक पता है ना। आई होप आपने प्रीवियस सेशंस जो है, तो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन को डिस्कस कर लिया है, इंडिया साइज एंड लोकेशन को डिस्कस कर लिया है, और भी सारे चैप्टर्स को डिस्कस करेंगे अगर कोई ये वीडियो बाद में देख रहा है तो उसमें मैंने आपको बहुत सी बार निंजा टेक्निक बताई है असर्शन रीजन को सॉल्व करने की।
टेक्निक बड़ी सिंपल है, ठीक है। 3 स्टेजेस में हमारी टेक्निक काम करती है। पहले आपको क्या देखना है कि ये देखना है कि असर्शन सही है, फिर देखना है रीजन सही है, और फिर क्या करना है, उसको अप्लाई करना है, अपना लॉजिक लगाना है। तो देखो, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस। तो ये सही है क्या? हाँ, डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो वही डेफिनेशन है जिसमें रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू इलेक्शंस। इलेक्शंस होते हैं ना, अब इलेक्टेड की बात करें तो इलेक्शंस के थ्रू इलेक्ट होंगे। तो अब यहां पे क्या है, रीजन क्या दिया रहा है, एवरी गवर्नमेंट दैट होल्ड्स एन इलेक्शन इज अ, ठीक है, इज अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। अब ये रीजन देख लो, तो रीजन सही है क्या? तो रीजन दिखने में तो सही दिख रहा है कि हाँ, हर गवर्नमेंट जो इलेक्शन कंडक्ट करवा रही है, तो हर गवर्नमेंट में जहां पे इलेक्शन कंडक्ट होते हैं वो डेमोक्रेटिक होती है, दिखने में सही लग रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। चाइना एग्जांपल, इलेक्शंस तो करवा रहे हैं वो, लेकिन क्या है, वो इलेक्शंस डेमोक्रेटिक थोड़ी ना, एक ही पार्टी है, मतलब कैंडिडेट एक ही है। कैंडिडेट में चेहरे बदल सकते हैं, लेकिन वो पार्टी जो है, तो वो पार्टी एक तरह से क्या है कि आप कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद कर रहे हो तो भी उसे ही वोट देना है, नहीं पसंद करो तो भी उसे ही वोट देना है। तो इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन वो इलेक्शंस क्या है, फ्री एंड फेयर नहीं है, ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो डेमोक्रेटिक होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में क्या है, ये वाला स्टेटमेंट डाउटफुल है। डाउटफुल ऐसे है कि हर जो गवर्नमेंट इलेक्शन करवाती है वो डेमोक्रेटिक हो, ये गारंटीड नहीं है। तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ठीक है। जब ये स्थिति हो जाती है ना कि एक कोई सा गलत है, तो आपके 2 ऑप्शन में से ही एक सही होता है। तो असर्शन तो सही है, तो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। फिर वही डेफिनेशन आ गई है। अब देखो, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं ना कि ये जो डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अपने आप में पूरी सिविक्स है। क्या कहा है यहां पे, तो हु आर द पीपल हु इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। अब आपको यह समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है, उस गवर्नमेंट में जो रूलर्स होते हैं वो रूलर्स इलेक्ट होते हैं किसके द्वारा, पीपल के द्वारा, ठीक है। 4-5 चीजें हैं। तो अब सवाल यह बन गया कि आम जनता कौन है, मतलब ये चुनने वाले लोग कौन है, हु आर दी पीपल, ठीक है। हु आर दी पीपल हु इलेक्ट और गेट्स इलेक्टेड एज दी रूलर्स। आप चुन भी सकते हो और अपने आप को चुनवा भी सकते हो, दीवार में नहीं, ठीक है, इलेक्शन में। तो यहां पे क्या है, यहां पे अगर जैसे हम समझे तो राइट आंसर क्या होने वाला, देखो कि हु आर दी पीपल हु इलेक्ट और गेट्स इलेक्टेड एज दी रूलर्स। तो ऑल ह्यूमंस अराउंड द वर्ल्ड, वाह, ठीक है, ऑल दी वोटर्स इन अ कंट्री, ऑल दी सिटीजंस एक्सक्लूडिंग टेररिस्ट, ठीक है, ऑल दी सिटीजंस एक्सक्लूडिंग टेररिस्ट, नन ऑफ द अबव। अब इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे, फॉर श्योर कंफ्यूज हो गए होंगे। आपको ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा, ये भी सही लग रहा होगा। देखो, थोड़ा जब ऐसा कंफ्यूजन होना कि सभी सही लग रहा है, तब क्या करना है, चारों पे सर्कल करके आओगे, नहीं, आंसर तो एक ही चुनना है ना। तो यहां पे क्या है, इस केस में थोड़ा ध्यान देना कि क्या नियरेस्ट आंसर हो सकता है। क्या लगता है आपको, क्या नियरेस्ट होगा? देखो, तो ऑल दी वोटर्स इन अ कंट्री, इन अ कंट्री मतलब एक कंट्री के अंदर जितने भी वोटर्स हैं, आखिरकार वही लोग क्या करेंगे, इलेक्शंस में अपने रूलर्स को इलेक्ट करेंगे। दूसरा ऑप्शन के साथ दिक्कत क्या है, देखो, ऑल दी ह्यूमंस अराउंड दी वर्ल्ड, अराउंड दी वर्ल्ड, पूरे दुनिया से लोग वोट देने आएंगे क्या इंडिया के चुनाव में? नहीं ना, इंडिया के लोग ही वोट देंगे। इंडिया के लोग में भी क्या है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे थोड़ी ना जाएंगे, तो कौन जाएगा, सिर्फ वोटर्स जाएंगे, ठीक है। ये सिर्फ कंफ्यूजन के लिए, ऑल सिटीजंस एक्सक्लूडिंग टेररिस्ट, तो ऑल सिटीजंस थोड़ी नहीं मिलता है, छोटे बच्चों को भी कहां वोटिंग राइट मिलता है। तो यहां पे इस केस में क्या हो गया, बी जो है, मैं वही कह रहा हूं कि जब ऐसा लगे कि सर ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो अपने लॉजिक का इस्तेमाल करना, थोड़ा और नैरो डाउन करने की कोशिश करना चीजों को कि क्या सही होगा, ठीक है। तो ऑल दी वोटर्स इन अ कंट्री इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑल दी वोटर्स इन अ कंट्री, इन द कंट्री। अगला सवाल, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, अ डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। फिर वही वाली बात है, डेफिनेशन फिर आ गई। अब इस बार क्या है, डेफिनेशन में से इस बार क्या निकाला, आपको समझ में आएगा कि हाँ, डेमोक्रेसी है, एक गवर्नमेंट है। अब ये गवर्नमेंट जो है, तो इसमें रूलर्स जो है, तो रूलर्स कौन होंगे, हेरिडिटरी नहीं होंगे, इलेक्टेड बाय द पीपल होंगे। अब बाय द पीपल जो है, तो चुनने वाले लोग कौन है, वो मैंने आपको भी बताया पिछले सवाल में। अब सवाल किस चीज पे बन गया, तो व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस डज नॉट कंस्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। तो इलेक्शंस के थ्रू लोग चुनेंगे अपने रूलर को, अपने लीडर को, लेकिन इलेक्शन कैसा होना चाहिए, ठीक है, कैसा होना चाहिए। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल बहुत अच्छे से पढ़ना, What kind of election does not constitute a democratic election, ठीक है। तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन ये जो तरह के इलेक्शंस दिए हैं, टाइप्स ऑफ इलेक्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा एक ऐसा टाइप है जो डेमोक्रेटिक नहीं है, समझो। तो देयर शुड बी ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी होगी मतलब वो इलेक्शन डेमोक्रेटिक होगा, हमें पता होगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये तो होना चाहिए। तो मतलब ये तो डेमोक्रेटिक इलेक्शन, हमें क्या पता करना है, नॉट कंस्टिट्यूट्स अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन। क्लियर हुआ? ओनली एजुकेटेड वोटर्स शुड पार्टिसिपेट, ठीक है, ओनली एजुकेटेड वोटर्स शुड पार्टिसिपेट,
द इलेक्शन शुड फ्री एंड फेयर, ठीक है, द इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन इन विच दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। अब आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा डेमोक्रेटिक नहीं है? तो ऑप्शन बी पे कुछ थोड़ा सा डाउट जा रहा है ना, क्यों जा रहा है? देखो ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि सिर्फ जो एजुकेटेड है वही वोटर्स पार्टिसिपेट करें इलेक्शन में। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, वो जो प्रिंसिपल है, वो जो फीचर, अभी हम थोड़ा मैंने आपको जब एक सुपर समरी दिया था तब समझाया था क्या कि 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू होना चाहिए, वो यहां पे मिसिंग नहीं लग रहा आपको? लग रहा है ना? क्यों? क्योंकि जब आप सिर्फ एजुकेटेड वोटर्स को ही पार्टिसिपेट करे दोगे तो आपका इलेक्शन डेमोक्रेटिक कहां से रह गया? वो इलेक्शन है लेकिन सिर्फ दिखाने का इलेक्शन है। आगे समझ में? ट्रू स्पिरिट क्या है कि इक्वालिटी हो, तो इक्वालिटी मिसिंग है इस ऑप्शन में। क्लियर हुआ? तो नॉट constitutes a democratic election, तो the right answer is option B. Option B is the right answer for this question. चलो, तो हमने एक टॉपिक जो था, मतलब उसको क्या कहेंगे हम, कि जो डेफिनेशन थी सिर्फ उसको समझाया अभी कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, उसमें से किस किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने आपको समझा दिया। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देखो क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। दिस इज द मेजर पार्ट ऑफ द चैप्टर। चैप्टर का मेजर पार्ट जो है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें चारों फीचर्स को एक साथ समझेंगे हम, ठीक है? तो चारों फीचर्स को एक साथ समझते हैं। ये रहा पहला सवाल, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो क्या है, तो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ डैश। डेमोक्रेसी में फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो किसके पास रहना चाहिए? क्लियर है? तो अब देखो एक चीज और बताता हूं मैं आपको कि जब हम ये पूरा एमसीक्यू सीरीज लेते हैं ना, तो मैं कोशिश ये करता हूं कि आपको चैप्टर एक सीरीज में चलता हुआ है और वो सीरीज में रहता है, उस हिसाब से क्वेश्चंस अरेंज करता हूं ताकि चैप्टर रिवाइज भी होता चले। तो आप चैप्टर भी रिवाइज करते चलना अपने साथ, ठीक है? पूरा चैप्टर। तो हमें शुरुआत में क्या है चैप्टर में, हमें पता है कि शुरुआत का जो पार्ट है चैप्टर का, उसमें डेमोक्रेसी को ही डिफाइन किया गया, हमने समझ लिया डेमोक्रेसी क्या चीज है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगले कदम पे हमें डेमोक्रेसी के फीचर्स मिलते हैं, तो अब एक एक फीचर को हम समझते चलेंगे वैसे ही। क्लियर है? तो अब क्या है, डेमोक्रेसी में जो रूलर से मतलब जो डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो डिसीजन लेने वाले लीडर्स हैं, दे शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, ये एक फीचर था। क्लियर? सवाल क्या कह रहा है, तो इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विथ whom? तो मैंने क्या बताया अभी कि दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, तो द ऑफिशियल हेड्स, तो ऑफिशियल हेड्स तो लेंगे डिसीजन, लेकिन उसके अलावा भी ऑप्शन देखो, मोनार्क लेगा क्या? तो मोनार्क का तो कोई रोल ही नहीं डेमोक्रेसी में। दोज इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है? दोज इलेक्टेड बाय द पीपल उस फीचर के साथ में कनेक्ट हो रहा है, ठीक है? तो इस तरह से क्या है, लाइन पढ़ना। इसीलिए मैं आपको अभी कहा कि वो 4 फीचर्स और एक डेफिनेशन कंठस्थ हो जाना चाहिए कि रात में आपको उठा के अगर पूछ ले जाए आपसे कि जरा बताओ फटाफट व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय डेमोक्रेसी एंड व्हाट आर इट्स फीचर, तो एकदम फराटेबंद 5 लाइन बोल दो आप, ठीक है? वो 5 लाइन याद करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो इस तरह से क्या है, कनेक्ट करवाएगी आपको। तो दोज इलेक्टेड बाय द पीपल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? अगला सवाल देखो क्या है, इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड अ मिलिट्री कूप इन डैश, ठीक है? अब यहां पे स्टोरी बताई गई है कि जो पहला फीचर है क्या, कि डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो डिसीजन लेने वाला इंसान है डेमोक्रेसी में, कौन होना चाहिए? लोगों के द्वारा चुना हुआ होना चाहिए। तो स्टोरी किसकी बताइए? पाकिस्तान की। पाकिस्तान में क्या हुआ था, तो पाकिस्तान में अगर आप थोड़ा कनेक्ट करोगे तो एक टाइम पीरियड में क्या होता है, जनरल परवेज मुशर्रफ, ठीक है? तो जनरल परवेज मुशर्रफ जो कि एक मिलिट्री जनरल थे, तो उन्होंने क्या किया, मिलिट्री कूप करा, ठीक है? मिलिट्री कूप में क्या किया उन्होंने, तो मिलिट्री कूप में आपको ये देखने को मिलता है कि वो एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थी उसका तख्ता पलट करके अपने आप को कंट्री का एक तरह से सुप्रीम बताने लगते हैं, ठीक है? सुप्रीम बताने लगते हैं, वो आगे जाके प्रेसिडेंट भी बनते हैं और ठीक। तो वो जो मिलिट्री कूप हुआ, मिलिट्री कूप जब हुआ तो वो किस साल में हुआ था, ये सवाल है आपका। तो कुछ फैक्ट्स भी ऐसे ध्यान रखना पड़ेंगे आपको। व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? तो सही जवाब जो होगा वो होगा 1999, ठीक है? 1999। तो ये जनरल परवेज मुशर्रफ और इन्होंने क्या किया था, मिलिट्री कूप किया था। कहां पे? पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट को हटाया था। अब देखो अब क्या है, पावर परवेज मुशर्रफ के पास आ गई है, लेकिन क्या परवेज मुशर्रफ जो है डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है? नहीं है। तो जो पहला फीचर है क्या वो यहां पे सेट हो रहा है, पहले फीचर के साथ अलाइन हो रही है चीजें? नहीं हो रही है, ठीक है? तो कंसेप्ट समझते चलना। 1999 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, तो आफ्टर ओवरथ्रोइंग अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट परवेज मुशर्रफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द डैश ऑफ द कंट्री। क्या हुआ, परवेज मुशर्रफ ने डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है उसको मिलिट्री कू के चलते क्या किया, पलटा दिया, ठीक है? 1999 में। अब क्या होता है, वो अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे। तो आफ्टर दी कह सकते हैं ओवरथ्रोइंग अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक, परवेज मुशर्रफ डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज द डैश ऑफ द कंट्री। अपने आप को क्या डिक्लेयर करा उन्होंने, ये रहे। अब यहां पे स्मार्ट रीडिंग कंसंट्रेशन के साथ जो रीड करता है वो आसानी से गेस कर पाएगा।
क्या डिक्लेयर किया था? चीफ एग्जीक्यूटिव, प्राइम मिनिस्टर, मिलिट्री जनरल, नन ऑफ द अबव। अब देखो इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ, मिलिट्री जनरल तो वो पहले से था, ठीक है, तो मिलिट्री जनरल तो नहीं डिक्लेयर किया होगा। प्राइम मिनिस्टर बने थे क्या? प्राइम मिनिस्टर को तो हटाया था, तो फिर पोजीशन कौन सी ली थी? और पोजीशन तो बाद में ली थी, पहले अपने आप को क्या डिक्लेयर किया उन्होंने? तो चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मेरा प्रयास ये रहता है कि हम कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाए, तो मैं फटाफट आपको क्वेश्चन करवाते चलता हूं, उसके पीछे का एक आइडिया, एक थ्योरी, एक समरी देते चलता हूं, चैप्टर का रिवीजन करवाते चलता हूं, ताकि आप देखो आपके समय से कीमती और कुछ नहीं है, मुझे ये लगता है। तो मैं ये उम्मीद कर सकता हूं आपसे कि आप भी उस चीज में विश्वास रखोगे थोड़ा सा, और अपने समय की इंपॉर्टेंस समझोगे, कीमत की। तो जो भी करो ना, आप टाइम वेस्ट मत करना, बस टाइम वेस्ट ऐसे मत करना कि क्या है कि हम बहुत ज्यादा समय किसी चीज में दे रहे हैं और आउटपुट उतना नहीं निकल पा रहा हो, ठीक है। और पर्सनली मेरा इस फिलॉसफी में बहुत मानना है कि आप क्या है, एफिशिएंसी हमेशा बनाए रखना चाहिए हमें, क्लियर है। तो उस तरह से क्या है, उस तरह से हम जल्दी जल्दी फटाफट जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उतने करेंगे, कम समय में आप ज्यादा सीखो, क्लियर। तो और हाँ, कंटेंट का ही कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, उसकी थ्योरी भी आपको बताएंगे, क्लियर है। तो अपने समय की कीमत समझा करो। आगे देखें, अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है, इन पाकिस्तान द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर, ठीक है, द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ऑफ 2002। देखो 1999 में मिलिट्री कू के बाद में क्या है, जनरल परवेज मुशर्रफ ने अपने आप को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द नेशन बना लिया था, ठीक है। फिर वो क्या करते हैं, एक ऑर्डर पास करते हैं। अब देखो कौन डिसीजन ले रहा है, डिसीजन कौन ले रहा है? एक ऐसा इंसान हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है, हु इज नॉट इलेक्टेड बाय द पीपल। तो वी कैन से कि पाकिस्तान वाज नॉट डेमोक्रेटिक एट दैट टाइम पीरियड। क्यों? क्योंकि जो फीचर है ना डेमोक्रेसी का, उसके साथ में तालमेल नहीं जम रहा है यहाँ पे, क्लियर है। तो इन पाकिस्तान द लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर ऑफ 2002 had given the president the right to dismiss the, अब और इस ऑर्डर के चलते क्या है, प्रेसिडेंट ने मतलब परवेज मुशर्रफ ने खुद को ही ऑर्डर दे लिया, मतलब खुद को एक पावर ले लिया। क्या पावर ले लिया? कि अब इस ऑर्डर के हिसाब से, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर के हिसाब से जो प्रेसिडेंट होगा, अब बोलोगे प्रेसिडेंट कौन है, तो चीफ एग्जीक्यूटिव की पोस्ट लेने के बाद में उन्होंने टाइटल क्या गेन कर लिया, खुद के लिए टाइटल गेन कर लिया प्रेसिडेंट का। तो अब परवेज मुशर्रफ खुद से ही सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट बन गए, ठीक है, सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट बन गए। अब ये जो सेल्फ प्रोक्लेम्ड प्रेसिडेंट है ना, तो ही हैड गिवन द प्रेसिडेंट द राइट टू डिसमिस द डैश। अब क्या है, चारों ऑप्शन देखो आपको क्या सही लग रहा है। चार ऑप्शन है, नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज, लोकल गवर्नमेंट, जुडिशरी, पंचायत। क्या सही लगता है? तो नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, मतलब परवेज मुशर्रफ ने ये अरेंजमेंट कर दिया कि अब मेरे पास पावर है कि मैं जब चाहूं, जब नेशनल असेंबली जो है मतलब पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे उनको क्या कर सकता हूं, डिसमिस कर सकता हूं, ठीक है। प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेवल पे जो इलेक्टेड लीडर्स आएंगे उनको डिसमिस कर सकता हूं। तो एक तरह से एक ऐसे इंसान ने पूरी पावर अपने पास ले ली जिसको इलेक्ट नहीं किया गया है, और वही इंसान क्या कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है। सो दिस इज नॉट डेमोक्रेटिक, ठीक है, ये डेमोक्रेटिक नहीं है। आया समझ में? ये डेमोक्रेटिक नहीं है। आगे बढ़े, तो आंसर ए इज द राइट आंसर फॉर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, तो इन पाकिस्तान विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वाज नॉट प्रेजेंट। हाँ जी, तो मैंने आपको पाकिस्तान की स्टोरी बता दी। अब एक बार थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं हम, ये सवाल का जवाब दो और उसके बाद में एनालिसिस निकालेंगे हम उसका, क्लियर है। तो पाकिस्तान का केस आपने पढ़ा, पाकिस्तान के केस, और मैंने आपको फीचर्स भी बता दिए अभी स्टार्टिंग में, इसीलिए विच फीचर ऑफ डेमोक्रेसी वाज नॉट प्रेजेंट। क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं था? ठीक है, तो रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, ठीक है। Election offer a choice and fair opportunity to the people to change the current ruler. The choice and opportunities is available to all people on equal basis. ठीक है, फिर उसके बाद में क्या, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजंस राइट्स। चार फीचर्स हैं जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करें, वही है, बस शब्द बदल जाते हैं थोड़े थोड़े। आपको क्या लगता है पाकिस्तान में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं था? क्या लगता है? देखो, तो यहां पे ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन, ये डेमोक्रेसी का फीचर है। लेकिन पाकिस्तान के केस में ऐसा नहीं था, सारे डिसीजन जो लिए जा रहे थे एक ऐसे इंसान के द्वारा लिए जा रहे थे जिसने अब जो इलेक्ट होके नहीं आया था। फिर हालांकि बाद में क्या करता है परवेज मुशर्रफ जो है, तो परवेज मुशर्रफ क्या करते हैं, वो वहां पे वो करवाते हैं, रेफरेंडम कंडक्ट करवाते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ इलेक्शन जिसमें लोग यस और नो में जवाब देते हैं कि क्या मैं प्रेसिडेंट बना रहूं, तो बोलते यहाँ बने रहो, फिर अपने आप को एक एक्सटेंशन ले लेते हैं 5 साल का, ठीक है। लेकिन वो सारी चीजें क्या थी, वो सारी चीजें जो है बाद में मीडिया वगैरह उसको बोलती है कि वो अनडेमोक्रेटिक थी, अनफेयर थी। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे हम जो एक समरी निकाल सकते हैं ना, कि पाकिस्तान के केस से हमने क्या सीखा कि पाकिस्तान में
जो डिसीजन लेने वाला इंसान था वो क्या था, वो इलेक्टेड बाय द पीपल नहीं था, तो वहां उसे आप डेमोक्रेसी नहीं कह सकते, उसे आप प्योर केस ऑफ डिक्टेटरशिप कहोगे, ठीक है। एंड दैट वाज द एग्जांपल, दैट वाज द केस ऑफ पाकिस्तान। समझ में आया? अब आगे बढ़ते हैं। देखो, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड व्हेन, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन को आप कैसे जज करोगे कि हाँ ये जो इलेक्शन हुआ है फ्री और फेयर है, ठीक है। अगला जो फीचर है वो क्या है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन ले, देखो ये फीचर्स है, डेमोक्रेसी में डिसीजन कौन ले, इलेक्टेड मतलब वो इंसान ले जिसे लोगों ने चुना है, ठीक है। तो इन डेमोक्रेसी डिसीजंस मस्ट बी टेकन बाय दैट पर्सन हु इज इलेक्टेड बाय द पीपल। क्लियर है? एक और फीचर क्या आता है, एक और फीचर ये आता है कि इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर। ये क्या है, ये एक और फीचर की मतलब डेमोक्रेसी क्या, डेमोक्रेसी कब होगी, जब आम जनता के पास में पूरे मौके होंगे कि वो अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर सके और बदल भी सके, ठीक है, चूज कर सके और बदल भी सके। मतलब फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात की जा रही है, ठीक है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन होंगे तभी हमें यह देखने को मिलेगा कि जो आज पावर में है वो पावर से जाएगा और नया इंसान पावर में आएगा, और जो नया इंसान पावर में आया कल को ये भी पावर से जा सकता है और तीसरा नया इंसान आ जाए, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि सब कुछ फ्री एंड फेयर है। तो यहां पे वही पूछा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड व्हेन सेम पार्टी विंस अगेन एंड अगेन। अगर एक ही पार्टी बार बार जीत रही तो नो डाउट पॉपुलैरिटी के कारण जीत सकती है, लेकिन उसमें मतलब एक ये भी होता है ना कि एक ही पार्टी बार बार जीत रही है, जैसे अभी आगे आप पढ़ोगे, ठीक है, किसके बारे में, तो मैक्सिको के केस के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे हमें समझ में आता है कि नहीं वहां पे क्या है, कुछ दाल में काला था या पूरी दाल ही काली थी, कह सकते हो, ठीक है। तो ये केस नहीं होता है डेमोक्रेसी में, फ्री और फेयर इलेक्शन में ये केस नहीं होता है। द पार्टी हैज ए चांस ऑफ विनिंग। हाँ, पार्टी फ्री और फेयर होगा तब हर पार्टी के चांस होंगे जीतने के, और भी अगर क्लोज जाओगे ना तो डेमोक्रेसी को आप कैसे, मतलब एक फ्री और फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन को आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक नई पार्टी के जीतने के चांसेस तो हैं, लेकिन उससे ज्यादा डेमोक्रेटिक क्या दिखता है पता है, कि जो आज पावर में वो हार जाए, ठीक है। तो द पार्टी इन पावर हैज फेयर चांस ऑफ लूजिंग, सो दिस shows the democratic election, this shows the free and fairness of the elections, ठीक है। इससे हमें ज्यादा समझ में आता है कि हाँ जो आज पावर में वो हार रहा है इसका मतलब क्या है, मतलब कोई भी अपनी पावर को क्यों खोना चाहेगा, लेकिन अगर वो हार रहा है इसका मतलब ये कि इलेक्शंस फ्री और फेयर तरीके से हुए थे। क्लियर हुआ? अब इसका मतलब ये नहीं कि पार्टी हारे, लेकिन ये एक तरीका है जज करने का। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर हेल्ड व्हेन द पार्टी इन पावर हैज फेयर चांस ऑफ लूजिंग। देखो नो डाउट इस ऑप्शन के आजू बाजू भी आप लोग मंडरा रहे होंगे कि कुछ लोगों ने बी भी लगा दिया होगा। स्क्रीन पे जैसे क्वेश्चन आता है ना वैसे आंसर लगा दिया करो ओएमआर शीट पे, लेकिन हमें क्या करना है, हमें स्पेसिफिकली एक ही आंसर लगा के आना, दो गोले लगा के नहीं आना है। तो जो नियरेस्ट आंसर लगता है, जो बहुत नैरो डाउन करके आंसर मिलता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, तो द इलेक्शंस इन चाइना कैन बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। जो इलेक्शंस हो रहे हैं चाइना में, उन इलेक्शंस को आप डेमोक्रेटिक कह सकते हो। किस बेसिस पे डेमोक्रेटिक कहोगे, ठीक है, किस बेसिस पे डेमोक्रेटिक कहोगे, तो यहां पे मतलब ये असर्शन दिया है, तो असर्शन सही या गलत है आपको पहले इतना देखना दिमाग में बस कि असर्शन सही है या गलत है। तो द इलेक्शंस इन चाइना कैन बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो इन चाइना इलेक्शंस आर हेल्ड रेगुलरली, in China elections are regularly held after every 5 years for electing the country's parliament, ठीक है। तो नेशनल पीपल्स पार्लियामेंट मतलब जो है, तो वो उसको क्या है, इलेक्ट करने के लिए हर 5 साल में इलेक्शन होते हैं चाइना में। अब ये देखो असर्शन सही है, रीजन सही है, तो रीजन तो 100% सही है कि हाँ इलेक्शन होते हैं। असर्शन सही है क्या, अच्छा अभी तो स्थिति बदल गई, अभी तो जो शी जिनपिंग है तो उन्होंने क्या बोल दिया, बस अहम ब्रह्मास्मि टाइप से कि मैं ही सब कुछ हूं अब तो, ठीक है। थोड़ा करंट अफेयर से अपने आप को अपडेटेड रखा करो। क्लियर? अब देखो ये हो गया कि उसके बाद में अगर ऊपर करें हम, तो ऊपर वाला असर्शन जो है, असर्शन को अगर हम देखें ना, तो असर्शन में क्या है, इलेक्शंस इन चाइना कैन बी कॉल्ड एज डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक होते तो उसका एग्जांपल यहां पे होते ही नहीं, ठीक है। तो वहां पे इलेक्शंस जो है नॉन डेमोक्रेटिक है, तो असर्शन क्या है, असर्शन अपने आप में गलत है, ठीक है। तो असर्शन इज रॉन्ग, रीजन इज ट्रू, मतलब सी, ठीक है, सॉरी डी, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, Which of the following statement is correct in context of the elections in China? आगे चाइना के इलेक्शंस, चाइना के इलेक्शंस नॉन डेमोक्रेटिक है, आपको पता है, 101% पता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन में ही पढ़ के आए हो। अब आप यहां पे देखो तीनों स्टेटमेंट, और आपको क्या लगता है कि क्यों चाइना के इलेक्शंस को आप नॉन डेमोक्रेटिक कह रहे हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, थीम ध्यान में रखना, ज्यादा जोर से चिल्ला दिया,
हम क्या कर रहे हैं, थीम ध्यान में रखना है। कैसे कि हमने डेमोक्रेसी समझ लिया, उसके फीचर्स को समझ लिया। तो पहला फीचर हमने देख लिया क्या होना चाहिए, कि पहला फीचर ये कि जो डिसीजन लेने वाला इंसान है, ही और शी शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल, तभी वो डेमोक्रेटिक तरीके से काम चलेगा। ठीक है, दूसरा फीचर क्या है, दूसरा फीचर ये फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो वो फ्री और फेयर इलेक्शन के केस में चाइना फेल हो गया है। क्यों? क्योंकि चाइना में इलेक्शन डेमोक्रेटिक नहीं है। क्यों नहीं है? तो चाइना के इलेक्शन पे थोड़ा गौर करो। ये कुछ स्टेटमेंट्स दिए, देखो आपको क्या लगता है। तो फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शंस अ कैंडिडेट नीड्स द अप्रूवल ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। ठीक है, मतलब चाइना में इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए कैंडिडेट को चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन से अप्रूवल लो। तो वो तो क्या है, समझ में आ रहा है कि अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, डेमोक्रेसी है, और आप एक इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन से अप्रूवल ले रहे हैं। यहां तो आप एक पॉलिटिकल पार्टी से अप्रूवल ले रहे हो। ठीक है, तो इस तरह से क्या डेमोक्रेटिक है? ये नहीं है। लेकिन ये बात सही है और आपको यही देखना है, इज करेक्ट इन कंटेक्स्ट ऑफ चाइनाज इलेक्शन। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? तो ए तो करेक्ट है भाई। ठीक है, बी की अगर हम बात करें तो बी को देखो, ओनली दोज हु आर मेंबर्स ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और टू स्मॉलर पार्टीज allied to it were allowed to contest elections। ओके, मैं भी सिंप्लीफाई कर देता हूं, थोड़ा सा घुस गए शब्द आपस में एक दूसरे के साथ। क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चाइना में सबसे पहले तो आपको अगर चुनाव लड़ना है तो आपको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से क्या लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा कि लड़ लें उस तरह से। ठीक है, इलेक्शन। फिर अगली चीज क्या है, अगला पॉइंट ये बता रहे हैं कि हर जो मतलब चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर है, सिर्फ वही क्या करेगा, वही इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। और एक और चीज क्या है, जो दो स्मॉलर पार्टीज हैं, ठीक है, हु आर अलाइड ऑफ चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है, या तो उनका मेंबर हो। समझ में आया? तो चुनाव लड़ने के लिए या तो आप कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर हो, या फिर जो कम्युनिस्ट पार्टी के साथ अलाइड पार्टीज है, उससे जुड़ी हुई जो पार्टीज है, उनके मेंबर हो। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है उसको देखो, हमें ये देखना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इन कंटेक्स्ट ऑफ इलेक्शंस इन चाइना। ठीक है, द गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। तो ये स्टेटमेंट भी सही है चाइना के कंटेक्स्ट में, कि वहां पे चुनाव हो, कैसे ही हो, कुछ भी हो, बाकी जीतेगी कौन, कम्युनिस्ट पार्टी। मतलब ये पता है उन्हें कि हाँ कुछ भी करते रहो, जीतना कम्युनिस्ट पार्टी को ही है। तो अब देखो, ये तीनों स्टेटमेंट पढ़ने के बाद एक चीज हमें समझ में आ गई है कि चाइना जो है नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। ठीक है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहां पे वन पार्टी डोमिनेंस देखने को मिल रहा है आपको। और इस कारण से जो फीचर है डेमोक्रेसी का, क्या कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। दोज हु आर करेंटली इन पावर शुड हैव अ चांस ऑफ लूजिंग। तो ये तो कभी हारेंगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का ही झंडा लहराते रहना है। तो उस कारण से क्या है, ये सेकंड फीचर पे फेल हो गया चाइना का एग्जाम्पल देखेंगे तो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर देखोगे तो इस क्वेश्चन में एक थोड़ा सा पेज है। यहाँ पे क्या पेज है, यहाँ जो 2 लिखा है ना, ये 2 नहीं है। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर होना चाहिए इंसान को, या फिर क्या है, जो दूसरी कह सकते हैं 8 और छोटी छोटी पार्टीज है, 2 नहीं 8 पार्टीज है। ठीक है, तो उससे क्या होना चाहिए, कहीं ना कहीं अलाइड पार्टी जो है उसका मेंबर होना चाहिए। तो उस केस में क्या है कि आपको करेक्ट पता करना था। तो करेक्ट ए स्टेटमेंट है और सी स्टेटमेंट है। बी का एसेंस करेक्ट है, लेकिन फैक्चुअली वो रॉन्ग है, बी वाला स्टेटमेंट। तो ए एंड सी दिख रहा है क्या, सही कहीं पे सी, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओहो, ऑल ऑफ द अबव कर दिया, ऑप्शन सी। ठीक है, मुझे ये पढ़ते समय भी ध्यान आया कि यहाँ पे 2 थोड़ी ना है। ठीक है, यहां तो 8 है, तो ये वाला गलत है ना, तो उस कारण से सिर्फ ए और सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ओनली ए एंड सी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। समझ में आया ना, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलो अगला सवाल, हाउ मेनी मेंबर्स। अब जैसे मैंने आपको बताया क्या है कि सब कुछ जो भी है एक छत्र राज है किसका, कम्युनिस्ट पार्टी का चाइना में। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन है, देखो, तो हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर दी चाइना। तो पूरे चाइना में नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, जो उनकी पार्लियामेंट है, तो उस पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट पार्टी का ही दबदबा रहना है। कम्युनिस्ट पार्टी या उससे जुड़ी हुई 8 अलाइड पार्टी जो है उनका दबदबा रहना है। तो कितने मेंबर चुने जाते हैं, सवाल ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, कितने मेंबर चुने जाते हैं, तो 3000, 50, 3000, 4000, 2000, तो 3000। जैसे हमारे यहाँ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहते हैं ना, उस हिसाब से वहां 3000 रिप्रेजेंटेटिव्स, बड़ा देश है, बहुत बड़ा देश। ठीक है, तो 3000 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं चाइना में। ठीक है, तो चाइनीज जो मतलब नेशनल पीपल्स कांग्रेस है चाइना की, वहां पे 3000 रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। क्लियर हो गया, 20 दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, ये जरा सांस भर लो, देखो, क्वांगो रेन मिन, ठीक है, दिया बोई दोई जो भी है, ठीक है, इज अ नेम गिवन फॉर व्हाट। ठीक है, तो ये जो नाम है ये किस चीज का नाम है। ठीक है, ये जो नाम है इसको सिंपल अगर थोड़ा सा बताऊं तो ये नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है, ठीक है, नेशनल पीपल्स कांग्रेस जो है वो किस चीज के लिए, ठीक है,
ये क्या सिंबलाइज करता है इन चारों में से? तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी नहीं, नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज नहीं, ठीक है, चाइनीज पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर बताओ क्या है? तो चाइनीज पार्लियामेंट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो चाइनीज पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है? तो भगवान बचाए आपको ऐसा क्वेश्चन ना है। चाइनीज पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोन एज, ठीक है, चाइनीज में लिख के आओ आप, तो स्पेलिंग कब तक याद करेंगे? हाँ, बाकी ऐसा क्वेश्चन आया तो ध्यान रख लेना, एक अजीब सा नाम जो है वो चाइनीज पार्लियामेंट का नाम है, जिसे नेशनल पीपल्स कांग्रेस भी कहा जाता है, ठीक है। तो चाइनीज पार्लियामेंट, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी, चाइनीज पार्लियामेंट, ठीक है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है? द गवर्नमेंट इन चाइना इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय ABCD, ABCD दिया है कि जो चाइना में गवर्नमेंट बनाएगा तो वो कौन बनाएगा? ये आप मतलब ये एक तरह से फ्री भी हो गया कि हाँ ये तो आंसर बन जाएगा सर, क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार। तो चाइना में गवर्नमेंट कौन बनाता है? कम्युनिस्ट पार्टी बनाती है, ठीक है, हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही चाइना में गवर्नमेंट बनाती है। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो आंसर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, तो व्हाई द चाइनीज गवर्नमेंट कैन नॉट बी कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इवन दो इलेक्शंस आर हेल्ड देयर? चाइनीज गवर्नमेंट को आप एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह रहे हो, बजाय उसके कि वो इलेक्शन करवा रहे, हर 5 साल में इलेक्शन करवा रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट में बकायदा 3000 लोग जाते हैं, फिर भी आप उसे डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कह रहे हो? चाइना के लोग बोल सकते हैं, इनफैक्ट चाइना अपने आप को डेमोक्रेसी बोलता है खुद, ठीक है, लेकिन वर्ल्ड रिकॉग्नाइज नहीं करता है। कारण क्या है? कारण सिंपल सा है, मैंने आपको पूरी कहानी बता दी है, मॉरल ऑफ द स्टोरी आपको खुद निकालना है कि डेमोक्रेसी के जो फीचर्स है ना, उनमें एक इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन के साथ में लोगों के पास में ये पावर हो कि जो आज पावर में है पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल लीडर, वो कल पावर में से जा भी सके। लेकिन यहां तो क्या है, जड़ें जमा ली है कम्युनिस्ट पार्टी ने। तो उसी कारण से क्या है, हम कहते हैं कि जो चाइना है ना, तो वहां पे दो देयर आर इलेक्शंस, दो चाइना इटसेल्फ इज प्रोक्लेमिंग टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन क्या है, लेकिन यहां पे आप जैसे देखोगे तो डेमोक्रेटिक नहीं है। कारण क्या है? आर्मी पार्टिसिपेट्स इन इलेक्शन नहीं, ये कोई कारण नहीं है। दो मतलब वहां पे आर्मी के मेंबर्स भी रहते हैं और उसमें, ठीक है। तो गवर्नमेंट इज नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल, वो तो है ही नहीं, ठीक। फिर उसके बाद में क्या है, सम पार्ट्स ऑफ चाइना आर नॉट रिप्रेजेंटेड एट ऑल, मतलब ये सारे पॉइंट्स क्या है, ये सारे पॉइंट्स, अब जैसे ये पॉइंट कहीं ना कहीं किसी को टच कर सकता है कि हाँ सर इस कारण से क्योंकि वहां गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं है तो हम उसको नॉन डेमोक्रेटिक कहेंगे, लेकिन हमें ऑप्शन एक ही लगाना है, वही वाली बात है। तो नैरो डाउन करो, और नैरो डाउन करेंगे तो क्या है, गवर्नमेंट इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय कम्युनिस्ट पार्टी, वन पार्टी सिस्टम है, और डेमोक्रेसी का फीचर क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम हो या एटलीस्ट 2 पार्टी सिस्टम हो। पीपल शुड हैव ऑप्शंस टू चूज फ्रॉम, मतलब जनता के पास में ये तो रहे ना कि हम ये नहीं तो ये सही। यहां तो क्या है कि जो है यही है, ये खाना है मतलब यही खाना, ऑप्शन नहीं है, मेनू में एक ही चीज लिख के दे दिए तो आप बोलोगे मेनू घर ही रख लो ना अपने, ठीक है। तो उस तरह की स्थिति है यहाँ पे, क्या कि वहां पे ऑप्शंस नहीं है चूज करने के लिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है, और जो पावर में है वो कभी पावर में से जाएगा नहीं है, ये स्थिति है। देयरफॉर वी कैन नॉट से दैट चाइना इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, चाइना इज अ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। क्लियर हुआ? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, तो इन चाइना विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी इज नॉट प्रेजेंट? डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है? ठीक, मैंने आपको चाइना की पूरी कहानी बता दी है। अब आपको ये 4 फीचर्स फिर से आ गए, वो पाकिस्तान वाले केस में जैसे थे। अब एक चूज करना है, बस बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, और मुझे पता है आप क्या चूज करने वाले हो। आप बोलोगे हाँ सर फर्स्ट के बाद में सेकंड ही तो आता है, उतना आसान नहीं है मतलब खैर वो तो यहाँ पे क्या है, लॉजिक मतलब लॉजिक नहीं, तुक्के से भी काम चल जाएगा आपका। बाकी ध्यान रखना, कहानी समझ में आई ना कि चाइना में क्या देखने को मिल रहा है? आपने आंसर लगा लिया, मैं आपसे वही कहता हूं बार बार, क्या है कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहला काम ये करा करो, फटाफट पढ़ लिया करो और अपना आंसर लगा लिया करो, फिर ऐसे हाथ बांध के बैठ जाया करो, फिर सुना करो कि सर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना आंसर लगाने के बाद में देखो, हम अगर एनालाइज करें कि चाइना को ऐसी कौन सी बात है जो मतलब डेमोक्रेसी के फीचर्स है और चाइना में कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं, तो आप बोलोगे कोई सा ही फीचर प्रेजेंट नहीं है। लेकिन चाइनीज एग्जांपल से स्पेसिफिकली हम क्या देख सकते हैं कि वहां पे जो इलेक्शंस हो रहे हैं, दे डू नॉट ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर यानी करंट पार्टी जो है उसको चेंज करने का मौका ही नहीं है, अब तो रूलर को भी नहीं चेंज कर सकते। और क्लियर है? तो इस तरह से क्या है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ में आया? चलो अब देखो क्या है, अब एक और एग्जांपल है फ्री और फेयर इलेक्शन में। आपको 2 कंट्री के एग्जांपल दिए, एक चाइना और दूसरा देखो, दूसरा कंट्री है मैक्सिको, ठीक है। तो मैक्सिको की अगर बात करें तो मैक्सिको में भी क्या है, मैक्सिको में भी इलेक्शन होते हैं, ठीक है। अब वही पूछा है, तो सिंस इट्स इंडिपेंडेंस 1930 समझ रहे हैं ना, 1930, मैं भी नहीं पैदा हुआ था, आप भी नहीं पैदा हुए थे, शायद हमारे पेरेंट्स भी नहीं हुए थे, उससे पहले आजादी मिल गई, ठीक है। तो उससे पहले आजादी मिल चुकी है किसको? उससे पहले आजादी मिल चुकी थी मैक्सिको को, और हर साल वो इलेक्शन भी करवा, मतलब हर बार हर टर्म पीरियड में इलेक्शन भी करवाते हैं। तो मैक्सिको होल्ड्स इलेक्शन आफ्टर एवरी
डैश ईयर्स टू इलेक्ट इट्स प्रेसिडेंट। ठीक है, अपने प्रेसिडेंट को चुनने के लिए हर कितने साल में इलेक्शन करवाते हैं, जो टर्म पीरियड है वो बताओ। हमारे यहाँ कितने साल में होते हैं? 5 साल में। यूएसए में कितने में होते हैं? 4 साल में। तो ऐसे देश में अलग अलग भी रहते हैं। अब थोड़ा सा ये क्या है, ये मतलब वही वाली बात है कि एकदम कंसंट्रेशन के साथ जो रीडिंग करेगा वो आइडेंटिफाई कर पाएगा यहाँ पे। तो चाइना में कितने साल में इलेक्शन, चाइना बोल रहा हूँ, मेक्सिको में हर कितने साल में इलेक्शन होते हैं? 4, 6, 5, 10, बताओ। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। ठीक है, इसमें अगर जिसने गलत करा है सिर पे से मार लो एक बार। क्यों? क्योंकि मतलब हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने 5 साल लगाया हो, या फिर बहुत सारे बच्चों ने 10 भी लगा दिया हो कि 10 अलग दिख रहा है सर, मेक्सिको कुछ अलग होगा। तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी 6। ठीक है, तो हर 6 साल में वहां इलेक्शन होते हैं। अब आप बोलोगे तो डेमोक्रेसी इलेक्शन हो रहा, तो फिर मैंने क्या बताया, इलेक्शन तो चाइना में भी हो रहा है, लेकिन डेमोक्रेसी है क्या? नहीं है। तो कारण है, देखो अब क्या हो रहा है पता है, तो विच पार्टी ऑलवेज वॉन इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000। 70 साल, ठीक है, 70 ईयर्स बहुत बड़ा नंबर होता है, एक इंसान की उम्र होती है 70 साल की। 70 साल से लगातार कौन सी पार्टी जीत रही थी पता है? कहां पे? मैक्सिको में। तो वो क्यों जीत रही थी? सर पॉपुलर होगी। अरे पॉपुलर नहीं है, ठीक है। तो हम यहां पे वही वाला केस है ना, मैंने आपको क्या बताया था कि इलेक्शन जीतना डेमोक्रेसी के फ्री और फेयरनेस को नहीं दर्शाता है, कि जो पावर में वो इलेक्शन हार रहा है, इससे ये समझ में आता है कि हाँ चीजें फ्री और फेयर चल रही है, ट्रांसपेरेंट वे में चल रही है। आया ना समझ में? तो उस केस में आपको चीजों को समझना होगा कि कौन सी ऐसी पार्टी थी जो 70 सालों से चुनाव जीते आ रही थी। तो यहां पे दिया गया रिवोल्यूशनरी पार्टी, मैक्सिकन रिवोल्यूशनरी पार्टी। अब किसी ने मैक्सिकन देख के इस पे टिक लगा दिया होगा कि यही मैक्सिको की होगी। ठीक है, कभी कभी ऐसे बह जाते हैं हम ऑप्शंस के साथ में, वो गलती नहीं करना है। तो कभी मारो तो थोड़ा दिमाग लगा कि जरूरी नहीं मैक्सिकन लिखा हो तो ही वो हो। ठीक, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी और इंस्टीट्यूशनल पार्टी, क्या सही लगता है आपको? तो यहां पे द राइट आंसर इज इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, PRI। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, ये उल्टा चलता है इधर से। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इज द राइट आंसर। ये पार्टी जो है, ये पार्टी क्या है, 70 सालों से इंडिपेंडेंस के बाद से कंटिन्यूअसली इलेक्शन जीतते आ रही थी। अब कंटिन्यूअसली इलेक्शन जीतते आ रही थी, सर इतनी पॉपुलर थी? नहीं, इतनी पॉपुलर नहीं थी। अभी समझाता हूं उसके पीछे कारण क्या है। वही फीचर हमारा क्या पढ़ रहे हैं हम, कि जो आज पावर में वो हारे और फ्री और फेयर इलेक्शन हो। तो यहां पे क्या करते थे, ये इलेक्शंस को डर्टी ट्रिक्स के इस्तेमाल करके क्या करते थे, जीत लेते थे। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, तो दी रिप्रेजेंटेशन बाय PRI, ठीक है, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी इज एन एग्जांपल ऑफ, ये तो इजी हो गया। ठीक है, यहां पे अब ये बार बार इलेक्शन जीत रहे हैं, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन था वो किस चीज का एग्जांपल है? अनफेयर इलेक्शंस का, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का, रूल ऑफ लॉ का और डिक्टेटरिस्ट रूल का। ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर क्या होने वाला है? अनफेयर इलेक्शंस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो यही सही जवाब है उसका, कि ऑप्शन ए। ठीक है, अनफेयर इलेक्शंस है ना, क्योंकि आप जब हार नहीं रहे हो तो सर पॉपुलर भी तो हो सकती है। आपके मन में अगर ये सवाल आया तो मैं आपको बता दूं कि पॉपुलैरिटी नहीं थी, उन्होंने कुछ ऐसे अरेंजमेंट करके रखे थे। जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर से क्या बोल दिया कि आपको हमारे लिए काम करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट ऑफिसर देश के लिए काम करेगा, पॉलिटिकल पार्टी के लिए नहीं, तो वो अनफेयर हुआ ना। ठीक है, आप बहुत ज्यादा पैसा इन्फ्यूज कर रहे हो इलेक्शन में, अपोजिशन को क्या करते हो, अपोजिशन को आप बांध के रखे हुए। तो आप बोलोगे सर चाइना में तो अपोजिशन ही नहीं था, यहां तो अपोजिशन है, तो ये तो क्या है, डेमोक्रेटिक है। अपोजिशन होने से कुछ नहीं होता है ना, उस अपोजिशन को लेवल प्लेइंग ग्राउंड भी तो मिलना चाहिए कि वो अपना प्रयास करे, फिर जनता तय करे कि कौन पावर में आएगा। लेकिन आप क्या कर दे रहे हो, अपोजिशन को प्रयास करने नहीं दे रहे हो, जनता को एक तरह से कह सकते हो कि अपना जो वोटिंग बूथ वगैरह बदल देते थे, ये सारी चीजें होती थी। क्लियर है? चलो ये सवाल देखो, इस सवाल को देखो, असर्शन रीजन है, दिमाग लगाना अपना अच्छे से। इन मैक्सिको अपोजिशन पार्टीज डिड कंटेस्ट इलेक्शंस बट नेवर मैनेज टू विन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत है पहले ये देखो, बस मैंने आपको हिंट दे दिया था अभी। ठीक, अगला सवाल क्या है, PRI was a party always won elections in Mexico since its independence in 1830 until 2000। ये वाला स्टेटमेंट सही है गलत है ये देखो। तो आपको बस अभी इतना देखना है कि दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी सही है कि मैक्सिको में अपोजिशन पार्टी इलेक्शंस तो लड़ रही थी, लेकिन क्या है, लेकिन वो कभी भी जीत नहीं पाती थी। अब क्या है, ये स्टेटमेंट सही है, याला देखो तो याला भी सही है कि हाँ 1930 से क्या है 2000 तक PRI ही जीतती आ रही थी। दोनों स्टेटमेंट सही है। अब अपने को क्या करना है, ये देखना है कि ये रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। और निंजा टेक्निक क्या है यहाँ पे, कि हम क्योंकि, बिकॉज, इफ, इस तरह के वर्ड का इस्तेमाल करें। तो इन मैक्सिको opposition parties did contest election but never managed to win. Why they were not in a position to win? ठीक है, because PRI was the party always which was always winning the elections, ठीक है, which was always
विनिंग द इलेक्शंस इन मैक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस। तो ये रीजन जो है उसका असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि दूसरी पार्टी इसी कारण से नहीं जीत पा रही थी क्योंकि पीआरआई सीट पे बैठा हुआ था, उनकी गोदी में जाके बैठने से तो रही दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, तो सत्ता किसने संभाली हुई थी? पीआरआई ने, अनडेमोक्रेटिक तरीके से, लेकिन थी वो पावर में। ठीक है, तो यहां पे क्या है, assertion is true, reason is true, and reason is the correct explanation of assertion. तो both A and R are true and R is the correct explanation of A. तो option A is the right answer for this question. ठीक है, option A is the right answer for this question. ठीक है, इस सवाल का जवाब option A है। अगला सवाल देखो क्या है, which of the following statement is correct in context of elections in Mexico? तो elections जो मैक्सिको में हो रहे थे, अब आगे उस पे हम, कि जैसे हमने चाइना का इलेक्शन देखा कि एक पार्टी है, उससे रजिस्टर्ड जो होगा, उसके एफिलिएट जो होंगे, उससे वही कम्युनिस्ट पार्टी ही जीतना है। तो ये सारे पॉइंट्स क्या बना रहे थे? ये सारे पॉइंट्स बता रहे थे कि चाइना में जो इलेक्शन वो अनडेमोक्रेटिक है। अब यहां पे जैसे अगर आप देखोगे तो ये मैक्सिको के इलेक्शन के कुछ पॉइंट्स आपको बताना क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो ऑल दोज हु वर एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट ऑफिसेस had to attend its party meetings। जी हाँ, ये पॉइंट सही है गलत है आप खुद सोचो अब, कि मैक्सिको में क्या होता था पता है, कि जितने भी गवर्नमेंट के लोग थे ना, उन्हें क्या करना पड़ता था? पार्टी मीटिंग में जाना पड़ता था। पार्टी एक अलग चीज है, गवर्नमेंट देश को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन वो पॉलिटिकल पार्टी क्या सोच रही थी कि हम ही देश है। ठीक है, आई एम दी स्टेट टाइप से। तो ये गलत है, मतलब स्टेटमेंट सही है लेकिन ये डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में गलत है। इसी कारण से हम क्या कहते हैं कि वो नॉन डेमोक्रेटिक है। ठीक है, फिर अगली चीज क्या है, media largely ignored the activities of opposition political parties except to criticize them। अब क्या है, मीडिया को एक तरह से खरीद के रखा, किसने? मीडिया को एक तरह से खरीद के रखा पीआरआई पार्टी ने। तो मीडिया का काम क्या होता था? मीडिया का काम ये होता था कि या तो अपोजिशन को इग्नोर ही कर दो, कि अपोजिशन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ठीक है, कौन है अपोजिशन? आप देखो अल्टीमेटली क्या है कि बबल बनाना पड़ता है। अगर कोई पावर में आ रहा है तो वो पावर में सिर्फ खुद के दम पे नहीं आ रहा है। ठीक है, सारे फोर्सेस उसके लिए काम कर रहे होते हैं, उसको एक प्रोजेक्शन ऐसा मिलता है उसकी इमेज को कि वो क्या है, बहुत सुप्रीम है, वो सही है, गलत है। तो एक बोलते हैं ना, पब्लिक परसेप्शन बनाने में मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। वहां मीडिया खरीदी हुई, मतलब बिकी हुई थी, खरीदी हुई थी किसके द्वारा? पीआरआई के द्वारा। तो इस कारण से मीडिया अपोजिशन को दिखाती नहीं थी, और दिखाती भी थी तो नेगेटिव इमेज में, विलन के फॉर्म में क्रिटिसाइज ही करती थी बस, तो आदमी उसको वोट ना भी दे और ऐसा। ठीक है, फिर क्या है, समटाइम दी polling booths were shifted from one place to another in the last minute which made it difficult for people to cast their vote। और जहां ऐसा लगता था कि यहां लोग हमें वोट नहीं देंगे तो पोलिंग बूथ को ही शिफ्ट कर देते थे। ठीक है, आम जनता वोट देने नहीं जाती, जब वोट नहीं दोगे तो जितने मिलेंगे हमारे लोग देंगे और हम जीत जाएंगे। बहुत पैसे का इस्तेमाल किया जाता था। तो ड्यू टू ऑल दीज पॉइंट्स, ठीक है, ये सारी चीजें हो रही थी जो कहां पे आपको देखने को मिलती है? मैक्सिको के केस में। तो तीनों स्टेटमेंट सही है क्या? सोच लो एक बार। देखो मेरा तो ऐसा है कि भैया मैं आपको कंफ्यूज कर दूंगा, ठीक है, लेकिन आपको आंसर सही लगा क्या ना है, तो आपको देखना अपने एंड पे कि सही है या गलत है। तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आपको पता क्या करना था, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो तीनों सही है, तो ए बी बी सी ए सी ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसके लिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखो, तो हमने दूसरा फीचर भी हमारे यहां कंप्लीट कर लिया है। दूसरा फीचर कौन सा? तो पहला फीचर हमने वो देखा था कि जहां पे डिसीजन डेमोक्रेसी में जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी होगा, ही और शी शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है, पाकिस्तान के एग्जांपल से। अब फिर दूसरा फीचर ये था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, मतलब जो करंटली पावर में है तो वो क्या कर सके, उसे हराया जा सके। ठीक है, तो व्हाट वाज द सेकंड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी? तो दोज हु आर करेंटली इन पावर, बोथ फॉर द केस ऑफ बोथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड लीडर्स आल्सो। ठीक है, दोज हु आर करेंटली इन पावर शुड हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। ठीक है, देयर शुड बी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। ये सेकंड फीचर हो गया। अब हम बात करते हैं थर्ड फीचर पे। थर्ड फीचर में क्या है कि डेमोक्रेसी में चलो आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी करवा लिए, जो इलेक्शन होंगे फ्री एंड फेयर, उससे जो इलेक्ट होकर इंसान आएगा वो डिसीजन लेगा, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या है कि जो इलेक्शन हुए थे ना, उन इलेक्शन में आपने हर इंसान को समान रूप से इक्वालिटी नहीं दी, तो क्या होगा, तो भी समस्या आएगी। तो भी कैसे समस्या आएगी? तब हम उस केस में क्या कहेंगे कि इक्वालिटी का प्रिंसिपल एब्सेंट है ना, और डेमोक्रेसी क्या है, इक्वालिटी, लिबर्टी, जस्टिस, इन्हीं पिलर्स पे तो टिकी हुई है। ठीक है, तो उस केस में क्या है, उस केस में वन पर्सन वन वोट वाला आइडिया निकल के आता है यहां पे। अब आप मुझे इस क्वेश्चन को देख लिया ना, आंसर लगा लिया। क्वेश्चन को देख के आंसर को लगाने के बाद में बताओ कि वन पर्सन वन वोट क्या चीज है। ठीक है, वन पर्सन वन वोट क्या चीज है, क्लियर? तो देखो यहां पे क्या है, ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। One person is to be voted by all. One person can contest election.
नन ऑफ दीज। देख लिए सारे सवाल, अब इसको जरा आइडेंटिफाई करो। यहां पे क्या लग रहा है सही? देखो, 1 पर्सन 1 वोट का मतलब ये होता है कि हर इंसान जो है ना, हर इंसान का वोट इक्वल वैल्यू रखे, इक्वालिटी का प्रिंसिपल रिफ्लेक्ट होना चाहिए, और वो ऑप्शन ए में समाया हुआ है कहीं ना कहीं। तो ईच अडल्ट सिटीजन must have 1 vote and each vote must have 1 value is the right answer for this question. अगला सवाल, ये रहा सवाल। Estonia has made its citizenship rule in such a way that people belonging to dash find it difficult to get the right to vote. अब एस्टोनिया एक देश है, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा देश है यूरोप में। तो आप जैसे देखोगे तो एस्टोनिया में क्या होता है, मतलब हम 1 पर्सन 1 वोट की बात कर रहे हैं, जो कि एक फीचर है क्या, कि डेमोक्रेसी में आप इलेक्शंस करवा रहे हैं, फ्री एंड फेयर हो, डिसीजन जो ले रहा है वो इलेक्टेड पर्सन हो, ये सारी चीजें तो है ही। लेकिन उसके बाद में जो लोग, मतलब डेफिनेशन क्या कहती है कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वेयर रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो जो द पीपल का नोशन है ना, वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब यहीं पे कुछ एग्जांपल्स आपको बताए गए इस टॉपिक में कि कहीं कहीं क्या हो रहा है कि इलेक्शंस तो हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शंस जो हो रहे हैं तो इलेक्शंस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग, उनके बीच में इक्वालिटी नहीं है, ठीक है, उनके बीच में इक्वालिटी नहीं है। तो एस्टोनिया हैज मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स इन सच अ वे दैट पीपल बिलोंगिंग टू डैश फाइंड इट डिफिकल्ट टू गेट द राइट टू वोट। कौन लोगों को वहां पे राइट टू वोट नहीं मिलता है? देखो, तो रशियन माइनॉरिटी, एस्टोनियन माइनॉरिटी, सऊदी अरेबिया, नन ऑफ दीज। तो अब यहां पे क्या है, यहां पे जो राइट आंसर है वो है रशियन माइनॉरिटी, ठीक है। तो एस्टोनिया रशिया से लगा हुआ है, तो जो कुछ लोग रशिया के एस्टोनिया में रहते हैं ना, तो उन्हें इक्वल वोटिंग राइट नहीं है। तो मतलब जो राइट एस्टोनिया के एक नेटिव सिटीजन को है वोटिंग राइट, वो सेम वोटिंग राइट कहां, रशियन माइनॉरिटीज को नहीं है। तो इसके चलते क्या है, आप कह सकते हो कि इलेक्शंस जो है वो 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाले प्रिंसिपल को अपहोल्ड नहीं करते हैं, तो नॉन डेमोक्रेटिक हुआ, ठीक है, इस केस में, ठीक है। तो रशियन माइनॉरिटी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। तो इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम इज सच दैट द वोट ऑफ एन इंडिजीनियस फिजियन, ठीक है, इंडिजीनियस फिजियन हैज मोर वैल्यू देन दैट ऑफ एन डैश, ठीक है। तो अब यहां पे आपको क्या समझना है कि केस समझो, यहां पे भी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू वाला प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो रहा है। फिजी एक आइलैंड नेशन है, ठीक है, एक समय में प्लांटेशन के लिए क्या है, बहुत सारे लोगों को इंडिया से भी ले जाया गया था, हिंट दे दिया मैंने आपको, ठीक है, वहां पे ले जाके सेटल करवा दिया। तो कुछ लोग जहां पहले से रह रहे थे वो इंडिजीनियस फिजियंस हो गए, ठीक है। इंडिजीनियस फिजियंस मतलब कि वो वहीं के मूल निवासी है, ठीक। और बाकी जो बाहर से ले जाए गए तो वो क्या हो जाएंगे, एक तरह से आप आउटसाइडर कह सकते हो उन्हें। तो फिजी में क्या लॉ है, जैसे आप देखेंगे तो इलेक्टोरल सिस्टम ऐसा है कि जो वोट है वहां के इंडिजीनियस फिजियन का, ठीक है, उसकी वैल्यू ज्यादा है देन दैट ऑफ एन बाहर से जो आया हुआ है। तो एस्टोनियन माइनॉरिटी, सऊदी अरेबिया, इंडियन फिजियन, तो जो फिजी में ही रह रहा है काफी समय से, लेकिन उसके पूर्वज इंडिया से आए थे। तो ऐसे इंडियन फिजियन जो होते हैं उनके वोट की वैल्यू कम होती है व्हेन कंपेयर्ड विद द इंडिजीनियस फिजियंस, ठीक है। तो दिस इज अगेन अ क्लियर कट केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द आइडिया ऑफ 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, ठीक है। तो यहां पे भी उस चीज का वायलेशन हो रहा है। तो फिजी एक एग्जांपल हो गया, एस्टोनिया एक एग्जांपल हो गया, ठीक है। सऊदी अरेबिया के बारे में बताया कि वहां पे विमेन जो है, तो विमेन को वोटिंग राइट जो है बहुत अभी रिसेंट पास्ट में मिले हैं। तो इस तरह से क्या है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो दर्शाते हैं किस चीज को, कि जो प्रिंसिपल है, जो थर्ड फीचर है कि इक्वालिटी होना चाहिए वोट में, ठीक है, वोट में इक्वालिटी होना चाहिए। वोटर्स जो हैं उन जो कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेंट्स है ना, उनके बीच में इक्वालिटी होना चाहिए, वो एब्सेंट है, वो मिसिंग है। क्लियर हो गया? चलो अगला सवाल देखो क्या है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी, ठीक है, पॉलिटिकल इक्वालिटी, दैट मींस ABCD। अब आपको यहां पे चीजों को समझना है कि डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी एक उस फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड है। इक्वालिटी की बात करें जहां पे ये 4 ऑप्शन आपको आइडेंटिफाई करना है, 4 में से क्या सही है, ठीक है। तो देयर शुड बी इक्वालिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन, इकोनॉमिकली everybody should be equal, all should be allowed to contest election, each adult citizen must have 1 vote and each vote must have 1 value। तो क्या सही है, आपको क्या लगता है कि डेमोक्रेसी का जो आप थर्ड फीचर देखोगे तो थर्ड फीचर इसी चीज के बारे में तो बात करता है बहू, क्या कि डेमोक्रेसी पॉलिटिकल इक्वालिटी पर बेस्ड है। पॉलिटिकल इक्वालिटी मतलब क्या है कि पॉलिटिकली हर इंसान को अपने आप को रिप्रेजेंट करने की और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करने की आजादी है, ठीक है, और वो समान रूप से आजादी है। मतलब हर इंसान के पास में क्या है, वोटिंग राइट है, और हर इंसान का वोट जो है उसकी वैल्यू भी क्या है, समान होती है, ठीक है। इस चीज को यहां पे क्या किया गया है, दर्शाया गया है। क्लियर है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस सवाल का जवाब क्या है, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला सवाल देखो क्या है। तो अब हमने क्या देख लिया है, अब यहाँ पे एक बार पॉज लेते हैं, हम थोड़ा सा समेटते भी चलें चीजों को, नहीं तो आगे पार्ट होते जाएंगे, पीछे सपाट होते जाएंगे सब। तो हमने डेमोक्रेसी को समझा, डेमोक्रेसी के 3 फीचर्स को समझ लिया है। 3 फीचर्स को अलग अलग एग्जांपल से, पाकिस्तान के केस में हमने देखा कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है वो डिसीजन ले रहा है, तो अगेन दैट इज द क्लियर कट वायलेशन ऑफ द फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, फर्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी जो था वो वहां पे एब्सेंट था। फिर हमने क्या किया, फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात करी तो चाइना और मैक्सिको के एग्जांपल से देखा। चाइना और मैक्सिको के एग्जांपल से हमने देखा कि वहां पे क्या है, एक तरह से फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे थे। ठीक है, फिर हम आगे बढ़े, कहां गए, आगे बढ़ के फिर हमने ये देखा कि जो एग्जांपल्स रहे कहां के, सऊदी अरेबिया के, एस्टोनिया के, फिजी के, वो ये क्लियर दर्शाते हैं कि जो प्रिंसिपल ऑफ वन वोट वन वैल्यू वाला आइडिया है, ठीक है, वो क्या है, वो मिसिंग है, जो कि एक डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है। जैसे हमने देखा क्या कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए, और उस पॉलिटिकल इक्वालिटी में हर अडल्ट सिटीजन जो एक वोटर है तो शुड हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू, उसके वोट की बराबर सबको समान वैल्यू रहना चाहिए, वो मिसिंग था। अब हम आते हैं चौथे फीचर पे। चौथा फीचर क्या है, देखो चौथा फीचर बहुत अच्छे से समझना आप, ठीक है, जिम्बाब्वे के केस से समझाया गया है। ठीक, जिम्बाब्वे भी एक अफ्रीकन कंट्री है। अब यहां पे क्या दिक्कत हो रही है पता है, यहां पे जिसे अगर आप देखोगे ना तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, ठीक है, क्या है, एनार्की है। मतलब मैं एक बार चुन के आ गया पावर में, इसका मतलब ये नहीं कि मैं जैसा चाहूं वैसा करूं। ठीक है, वही एग्जाम्पल आपको कहां देखने को मिलता है, जिम्बाब्वे के केस में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो क्या है, तो सवाल क्या पूछ रहा है, व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम ह्यूम। तो जिम्बाब्वे भी इंडिया की तरह एक कॉलोनी था, जैसे हम ब्रिटिश कॉलोनी थे ना, तो उसी तरह से जिम्बाब्वे भी एक कॉलोनी था। अब अगर आप यहां पे समझेंगे तो यहां पे क्या हो रहा है कि सवाल ये पूछ रहा है कि जिम्बाब्वे को आजादी कब मिली, तो हमें तो 47 में मिल गई थी, जिम्बाब्वे को बाद में मिली। ठीक है, तो 1970 में मिली क्या, और आजादी किससे मिली ये भी पूछ रहे हैं, ब्लैक माइनॉरिटी रूल। तो ब्लैक माइनॉरिटी नहीं है, ब्लैक मेजोरिटी में है वहां पे, और उनके ऊपर कोई और रूल कर रहा था। कौन रूल कर रहा था वो आपको पता करना है। 1880 में मिली क्या, नहीं, इतनी पहले नहीं मिल गई थी। ठीक है, तो 1880 में नहीं मिली थी, ऑप्शन गलत हो गया। 1980 में मिली क्या, 1980 में मिली थी आजादी, चलो आसान कर दिया। लेकिन कौन रूल कर रहा था, अमेरिकन्स रूल कर रहे थे, नहीं, यूरोपियंस रूल कर रहे थे। तो 1980 में आजादी मिलती है फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल। ठीक है, व्हाइट माइनॉरिटीज जो है वो उनके ऊपर रूल कर रहे थे, जैसे साउथ अफ्रीका के केस में भी व्हाइट माइनॉरिटी रूल कर रही थी उनके ऊपर। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो जिम्बाब्वे को आजादी कब मिली और किससे मिली, तो व्हाइट माइनॉरिटी रूल से मिली 1980 में। ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। सर अच्छी बात है, तो आजादी मिल गई, देश अब उनकी गवर्नमेंट बनाएगा, यहाँ इसे तो हम डेमोक्रेटिक कहेंगे ना, यहाँ पे क्या समस्या है, अभी समस्याएं समझाएंगे आपको। देखो क्या है, तो जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1990। ठीक है, ध्यान रखना अच्छे से, एक एक चीज को अच्छे से पढ़ना है। तो जिम्बाब्वे अटेन्ड, मतलब सॉरी इधर आ गए, जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल इन 1990। Since then, the country has been ruled by PRI, the party that led the freedom struggle। क्यों हंस दिया मैं, क्योंकि क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग में कुछ गड़बड़ हो गई है यहाँ पे। ठीक है, समझ में आया आपको, चलो बताते हैं। ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है और ये वाला स्टेटमेंट भी गलत है, दोनों ही गलत है यहाँ पे। दोनों कैसे गलत है, तो जिम्बाब्वे अटेन्ड इंडिपेंडेंस फ्रॉम व्हाइट माइनॉरिटी रूल, ठीक है, ईयर में गड़बड़ है, कब मिली थी, तो 1980 में आजादी मिल गई थी। ठीक है, 1980 में मिल गई थी। तो कायदे से क्या होता है कि हम बोलते हैं असर्शन इज फॉल्स, रीजन इज ट्रू। लेकिन रीजन को भी जब पढ़ोगे ना आप, तो क्या है, सिंस देन कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय पीआरआई। तो पीआरआई तो मैक्सिको की पार्टी थी, यहाँ पे कोई और पार्टी रूल कर रही थी। क्या नाम था वो पार्टी का, मैं नहीं बताऊंगा अभी। ठीक है, क्यों, क्योंकि आगे मैं आपके लिए क्वेश्चन सेट किया है वो। तो सिंस देन कंट्री हैज बीन रूल्ड बाय जो भी पार्टी है, डैश पार्टी। ठीक है, द पार्टी दैट लेड द फ्रीडम स्ट्रगल। और वो पार्टी पॉपुलर भी थी, वो पार्टी जो रूल कर रही थी पॉपुलर थी, क्यों, क्योंकि उसने देश को आजादी दिलाई थी ना। क्लियर है, तो ये क्वेश्चन जो है एक तरह से फ्री भी हो गया आपके लिए। इसका सही आंसर वैसे तो क्या होना चाहिए था, जैसे अगर मान लो, चलो ये कर देते हैं हम कि 1980 लिख देते, तो इस केस में क्या होता, अगर 1980 लिख देते हैं तो असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स, ये होता। ठीक है, असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। तो सही आंसर इसका क्या आना चाहिए था, आंसर सी। ठीक है, आंसर सी आना चाहिए था इसका सही आंसर इस केस में, जब यहाँ 1990 की जगह 1980 होता तो। लेकिन अभी दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स है, तो ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं तो क्या है, फ्री के नंबर मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़े। लो ये आ गया सवाल, अब बताओ जरा, विच पार्टी हैज रूल्ड जिम्बाब्वे। ठीक है, पीआरआई ने तो रूल नहीं किया था, इतना पता है आपको, वो मैक्सिको की पार्टी थी। तो यहां पे अगर हम देखें तो विच पार्टी हैज रूल्ड जिम्बाब्वे सिंस इट्स इंडिपेंडेंस एंड हु इज इट्स रूलर। ठीक है, तो किस पार्टी ने रूल किया और उस पार्टी का रूलर कौन था, ये आपको बताना है। तो जानु पीएफ पार्टी ने रूल किया था क्या, और उसका लीडर रॉबर्ट मुगाबे था क्या। जानु पीएफ पार्टी ने रूल किया था केनेथ
कोंडा, ठीक है, ये थे क्या लीडर। जिम्बाब्वे फ्रीडम पार्टी नेल्सन मंडेला थे क्या लीडर, ठीक है। नेल्सन मंडेला को ध्यान रखना, भी आगे पढ़ेंगे मतलब नेक्स्ट चैप्टर में आपके, क्लियर। जिम्बाब्वे पार्टी पी जॉनसन कौन थे, बताओ कौन सी पार्टी थी, कौन था रूलर। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, जानु पीएफ पार्टी थी, रॉबर्ट मुगाबे लीडर थे, 1980 में आजादी ले ली और एक पॉपुलर पार्टी थी, ठीक है, पॉपुलर पार्टी थी। तो अभी आपके मन में एक सवाल का चूहा ऐसा कूद रहा होगा कि सर दिक्कत क्या है, इसे नॉन डेमोक्रेटिक के एग्जांपल में क्यों पढ़ रहे हैं हम, बताऊंगा समझाऊंगा अभी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ दीज इज परमिटेड अंडर द रूल ऑफ लॉ। समस्या क्या है कि जो चौथा फीचर है ना डेमोक्रेसी का, वो क्या कहता है कि देयर शुड बी रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजंस, ठीक है, कि रूल ऑफ लॉ हो और सिटीजंस के राइट्स को रिस्पेक्ट किया जाए। लेकिन अब यहां सब कुछ देखो क्या हो रहा है कि आजादी मिली, बकायदा डेमोक्रेटिक तरीके से इलेक्शन होते हैं, रॉबर्ट मुगाबे लीडर बनते हैं, ठीक है। जानु पीएफ एक पॉपुलर पार्टी थी, उसने जैसे कांग्रेस पार्टी अगर आप देखोगे तो इंडिपेंडेंस के बाद कांग्रेस पार्टी का डोमिनेंस क्यों रहा, क्योंकि लोग के सेंटिमेंट जुड़े थे कि यही तो वो पार्टी जिसने आजादी दिलाई हमें, ठीक है। तो इस कारण से क्या है, इस कारण से अगर आप समझोगे ना चीजों को तो चीजें क्या है, मतलब वही वाला केस है कि जानु पीएफ के साथ में सेंटिमेंट जुड़े हुए थे। फिर समस्या कहां है, समस्या यह है कि पावर में आने के बाद में क्या है, वो पार्टी रिस्पेक्ट फॉर दी राइट्स ऑफ द सिटीजंस भूल गई, ठीक है, वो पार्टी रूल ऑफ लॉ भूल गई और अपने आप को लॉ से ऊपर ले आई थी, लीडर्स लॉ से अपने आप को ऊपर ले आए थे, ठीक है। तो वहां पे क्या है, जुडिशरी की बात नहीं मानी जाती थी, वहां पे आप जैसे देखोगे तो क्या है, रॉबर्ट मुगाबे जो है तो वो अपोजिशन, अपने आप को कोई क्रिटिसाइज नहीं करने देते थे, मीडिया को कंट्रोल करके रखा था। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपके कानून से आप ऊपर हो गए हो, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में बदल दिया जाता था, ये सारी समस्याएं थी। तो प्राइम मिनिस्टर अब यहां पे आपको क्या बता रहा है, यहां पे देखो, यहां पे एक कंसेप्ट बेस्ड है। रूल ऑफ लॉ मतलब क्या है, ये पूछा आपसे कि रूल ऑफ लॉ के अंदर क्या परमिट है, विच ऑफ दिस इज परमिटेड, कि रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, पुलिस हैज अ राइट टू किल एनीबडी, पुलिस ऐसे किसी को मार नहीं सकती बाबू, ये तो गलत है, ठीक है। विमेन कैन बी पेड लेसर सैलरीज, ये भी गलत है। प्रेसिडेंट कैन रूल फॉर एज लॉन्ग एज ही वांट, नहीं, क्यों, जब तक कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा प्रोविजन है तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से काम करो ना। क्या परमिटेड है, हाँ ये जरूर हो सकता है कि अब जब कानून सबसे ऊपर है ना, तो क्या है कि चाहे प्रेसिडेंट हो प्राइम मिनिस्टर हो, किसी ने भी गलत किया हो तो प्राइम मिनिस्टर कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, ही और शी कैन बी पनिश्ड फॉर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। समझ पा रहे हो एसेंस क्या है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला सवाल, a democratic government has to respect some rules after winning the election, which of these points is not a part of those rules। रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, तो अब एक रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी की तो उसे क्या करना पड़ेगा, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स, ठीक है। तो राइट्स के भी रिस्पेक्ट करना पड़ेगा, जो सिटीजन है उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। इस एग्जांपल में देखो जरा, इस एग्जांपल में क्या बताया गया है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैज टू रिस्पेक्ट सम रूल्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। इलेक्शन जीत जाओगे इसका मतलब ये नहीं कि बस अब आप ही सब कुछ हो, ठीक, आपको लॉस की रिस्पेक्ट करना पड़ेगी, यू हैव टू रूल अकॉर्डिंग टू द लॉ। तो उसके अकॉर्डिंग आपसे अब ये पूछा गया, विच ऑफ दिस पॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दोस रूल्स, ठीक है, कौन सा ऐसा स्टेटमेंट जो इसका पार्ट नहीं है, आपको वो बताना है, ठीक है। तो रिस्पेक्टिंग गारंटीज गिवन टू द माइनॉरिटीज, ये आपको करना पड़ेगा, ठीक है। मतलब जब आपको कुछ रूल्स फॉलो करना है तो उन रूल्स में एक रूल ये भी फॉलो करना होगा कि आपको राइट्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। एवरी मेजर डिसीजन हैज टू गो थ्रू अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन। जी हाँ, डेमोक्रेसी में ऐसा कुछ भी नहीं है बस मैं प्राइम मिनिस्टर तो मैं अपने हिसाब से डिसीजन ले लूं, आपको कंसल्ट करना पड़ेगा, डिस्कस करना पड़ेगा। ऑफिस बियरर्स आर नॉट अकाउंटेबल, ठीक है, इसको देखते हैं। ऑफिस बियरर्स हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो जी हाँ रूल्स रहते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज होना चाहिए, ठीक है। पूछा क्या है, विच ऑफ दिस पॉइंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ दोज रूल्स, तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप अकाउंटेबल ना हो। देखो क्वेश्चन के स्ट्रक्चरिंग में थोड़ी सी यहां पे दिक्कत है मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है, लेकिन आप समझ पा रहे हो ना कि ऑफिस बियरर्स आर नॉट अकाउंटेबल, सो दिस इज नॉट अ रूल कि आपके कोई आपका उत्तरदायित्व ही नहीं है, ठीक है, आप किसी को आंसर ही नहीं दोगे कि मुझे जैसा लगना वैसा करूंगा, मैं तो अब जीत के आया हूं, नहीं, यू आर अकाउंटेबल टू द पीपल, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट टाइप से केस हो गया, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट जो है अपने आप में गलत है, ये ऐसा नहीं है कि ये रूल्स नहीं है, ठीक है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्या आपको अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना पड़ेगी अपने आप की, ठीक है, डेमोक्रेसी में। तो रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ सिटीजन, उस चीज को समझाया गया यहां पे, क्लियर हुआ। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, which of these features is are necessary to provide the basic rights of the citizen, ठीक है। अब बताओ मुझे आप, which of these features are necessary to provide the basic rights, ठीक है। बेसिक राइट्स देने के लिए क्या जरूरी है, सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक, शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट,
ऑल ऑफ दी अबव। अब जो केस देखा ना आपने अभी किसका, रॉबर्ट मुगाबे का, तो एक चीज मैं बताता हूं कि वहां हम उसे एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के एग्जांपल में क्यों पढ़ रहे पता है, क्योंकि रॉबर्ट मुगाबे जो था, जानु पीएफ जो थी, तो उस पार्टी के अंदर क्या है कि सिटीजंस वर नॉट अलाउड टू थिंक, मतलब ऐसा नहीं कि उनके दिमाग में कुछ मशीन लगा दी कि सोच नहीं पाओगे, मतलब वो जैसा चाह रहे थे वैसा एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, ठीक है, दे वर नॉट फ्री टू रेज इन प्रोटेस्ट, ठीक है, वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते थे, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे, एसोसिएशंस नहीं बना सकते थे। तो यहां पे क्या है, यहां पे आप देख रहे हैं यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजंस। तो ये क्या था, नॉन डेमोक्रेटिक का एग्जांपल था, मतलब मैंने आपको स्टोरी से कनेक्ट करवाया जानु पीएफ की। बाकी इस क्वेश्चन को अगर देखें तो विच ऑफ दिस इज और दिस which of these features is are necessary to provide the basic rights, ठीक है, क्या नेसेसरी है, तो ऑल ऑफ द अबाउट, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि ये तीनों चीजें होना चाहिए, ठीक है, कि आप एक डेमोक्रेसी में जी रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन होना चाहिए, आप जो सोचें, आप जो एक्सप्रेस करना चाहें उसे आप एक्सप्रेस कर सकें, ठीक है, एसोसिएशंस बना सकें, आप प्रोटेस्ट में खड़े हो सकें, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला सवाल, तो इन जिम्बाब्वे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट प्रेजेंट। अब जिम्बाब्वे का अगर केस देखते हैं हम, तो कौन सा फीचर डेमोक्रेसी का प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेसी का कौन सा फीचर प्रेजेंट नहीं है वो समझना है आपको, ठीक है। तो वही वाली बात है, चारों फीचर आ गए आपके सामने, आपको इजी है, आइडेंटिफाई कर लोगे फिर से। तो हमने देखा रूलर सिलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल मेजर डिसीजन, ये तो पाकिस्तान में नहीं देखने को मिला था हमें, ठीक है। इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू पीपल टू चेंज देयर करंट रूलर्स, चाइना के केस में और मेक्सिको के केस में ये मिसिंग था, ठीक है। द चॉइस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू ऑल पीपल ऑन इक्वल बेसिस, तो 1 पर्सन 1 वोट वाला हमने सऊदी अरेबिया, फिजी, एस्टोनिया उनके केस में देखा, वहां अवेलेबल नहीं था, इसको भी हटा देते हैं यहां पे। अगर हम स्पेसिफिकली जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे के केस में हमें क्या देखने को मिलता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है, ठीक है, उसे आप डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है। देखो क्रक्स ये है, जो चौथा फीचर है वो ये कह रहे हैं कि चलो इलेक्शंस भी हुए, जो डिसीजन ले रहा है वो इंसान इलेक्टेड भी है, फ्री एंड फेयर बेसिस पे हुए, इक्वालिटी के बेसिस पे इलेक्शन हुए, लेकिन सीधा सा केस ये है कि आप एक बार डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होके आ गए ना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप बस आप ही सब कुछ हो, ठीक है। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट भी अगर होगी ना, जैसे रॉबर्ट मुगाबे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट के एक लीडर थे, लेकिन एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी किन चीजों के अंदर रहना पड़ेगा, ठीक है, तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी रूल करना पड़ेगा विद इन द लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मतलब क्या है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज हैं, रूल ऑफ लॉ है, उसके हिसाब से आपको काम करना पड़ेगा, आपको सिटीजंस के जो राइट्स हैं उन्हें रिस्पेक्ट करना पड़ेंगे, एंड दिस वाज मिसिंग इन द केस ऑफ जिम्बाब्वे। तो इन जिम्बाब्वे विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ डेमोक्रेसी इज नॉट प्रेजेंट, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, रूल ऑफ लॉ और रिस्पेक्ट फॉर द राइट्स ऑफ द सिटीजन वाज मिसिंग, ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो अगला सवाल देखो क्या है, ये रहा अगला सवाल। अब सुनो मेरी बात, एक बात मैं बताता हूं आपको यहां पे, ठीक है, 2 मिनट के लिए रुकते हैं। क्या कि जो बड़ा टॉपिक था हमारा वो हमने कवर कर लिया पूरा। कौन सा बड़ा टॉपिक था हमारा, तो बड़ा टॉपिक जिसमें हमें फीचर्स और डेमोक्रेसी को समझना था, व्हाट इज डेमोक्रेसी को जो समझना था वो व्हाट इज डेमोक्रेसी आपने समझ ली है, व्हाई डेमोक्रेसी भी आगे आएगा, ठीक है। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी में आपने डेफिनेशन, चारों फीचर से जो जुड़ी हुई कहानियां हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं यहां तक चीजें क्लियर हो गई है। अब ये 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पूरा समराइज कर देंगे आपको, आपने जितना भी पढ़ के आए ना उसको समराइज कर देंगे। चलो देखो क्या है, तो अब आपको निंजा टेक्निक पता है ना, जब मैच दी फॉलोइंग आएगा तो मैच दी फॉलोइंग की सिंपल निंजा टेक्निक पता क्या है कि आपको ये देखना है, ये वाले ऑप्शंस आप 100% किसमें श्योर हो, मेक्सिको, सऊदी अरेबिया, जिम्बाब्वे, फिजी। अभी जिम्बाब्वे हमने बस पढ़ के आए हैं, तो वहां पे क्या केस था जिम्बाब्वे में, जैसे लॉ दैट लिमिट द राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट, ठीक है, अंटिल 2015 वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, स्कूल टीचर्स वर फोर्स्ड टू इन्फ्लुएंस पेरेंट्स टू वोट फॉर द पर्टिकुलर पार्टी। मुझे इसका पता है, कहां था ये केस, ये केस मेक्सिको का था ना, कि स्कूल टीचर जो है उनको भी बोल देते थे कि पार्टी के लिए काम करो, स्कूल टीचर्स क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे किसको, पीआरआई को। तो ए का 4 100% श्योर हूं मैं। अब जरा देखो ए का 4 मतलब आपका नारा यही होना चाहिए, ए का 4 ढूंढो बस ठीक है। तो ए का 2 है यहां, तो ये हटा दो, ठीक है। इसमें क्या है, ए का 4 है, इसको भी कंसीडर करो, मतलब इस पे टिक मत लगा देना अभी, क्यों, क्योंकि ए का 4 और भी तो हो सकता है, देखो है यहां पे, तो ए का 3 ये भी कट जाएगा। अब इन दोनों में से आपको कंफ्यूजन है, चलो आपने एक ऑप्शन को तो एलिमिनेट कर लिया, मतलब एक सही आइडेंटिफाई कर लिया, आई शुड से लाइक दिस, कि एक ऑप्शन जो आपने सही आइडेंटिफाई कर लिया। आगे देखो क्या, अब सऊदी अरेबिया, जिम्बाब्वे, फिजी। अब आप जैसे देखेंगे तो इंडिजीनियस वोटर्स जो थे ना, आपको पता है फिजियंस जो थे, इंडिजीनियस फिजियंस जो थे, उन्हें ज्यादा वोटिंग राइट मिलता था, ठीक है, कंपेयर टू दी
इंडियन फिजियंस, तो डी का 1 है। अब डी का 1 देखो, डी का 1 अब इन दो में है डी का 1, इसमें भी है, लेकिन हमें पता है ये ए वाला गलत है, तो यहां डी का 1 है भी, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आगे वाले ऑप्शन सेट नहीं हो रहे। दूसरे में देखो डी का 1 कहीं और है क्या, तो इसमें डी का 1 है और ये अभी तक हमने काटा नहीं था, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। समझ में आ रहा है ना क्या टेक्निक अपनाना है? तो ऑप्शन बी लग रहा है मुझे। अब क्या बचा है? सऊदी अरेबिया, तो बी का क्या कह रहा है? 3, बी का कह रहा है 3, तो अंटिल 2015 वुमेन डू नॉट हैव द राइट टू वोट, ये बात भी सही है, तो बी का 3 और सी का 2 मतलब लॉ दैट लिमिट्स द राइट टू क्रिटिसाइज प्रेसिडेंट। और ऐसा हुआ था जिम्बाब्वे में, एक बार डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होने के बाद में रॉबर्ट मुगाबे ने क्या किया, उन्होंने बोल दिया कि अब भैया मुझे कोई क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, मैं ऐसा लॉ बना रहा हूं, मुझे जो क्रिटिसाइज करेगा उसे पनिश कर दिया जाएगा। तो ये नॉन डेमोक्रेटिक है, ये क्या है? रूल ऑफ लॉ के अगेंस्ट है। तो वही चीज है यहां पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मिला ली जोड़ी अपनी अपनी, ठीक है? तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। चलो अगला सवाल, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक और ऐसे ही मैच द फॉलोइंग है, ठीक है? तो इस मैच द फॉलोइंग को भी देखो, ठीक है? मैच द कॉलम ए विद कॉलम बी। अब इसमें भी आपको वही निंजा टेक्निक लगाना है। देखो जरा क्या क्या ऑप्शंस है, ठीक? तो पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, जानु पीएफ। जानु पीएफ आपको पता है किसकी पार्टी है? रॉबर्ट मुगाबे की। तो आपने यहां गेस कर लिया। डी का 1 एक ही ऑप्शन में है, तो वेटेज इसका बढ़ गया। मुझे लग रहा है ऑप्शन ए ही होना चाहिए, क्यों? क्योंकि हमने 100% जिस पे श्योर थे उसकी हमने जोड़ी मिला दी, और डी का 1 किसी दूसरे ऑप्शन में है भी नहीं, ठीक है? अब क्या है? पाकिस्तान की बात करें तो मिलिट्री रूलर्स हु गॉट अ 5 ईयर एक्सटेंशन एज प्रेसिडेंट थ्रू रेफरेंडम। जी हां, तो परवेज मुशर्रफ ने रेफरेंडम करवाया चीफ एग्जीक्यूटिव बनने के बाद में, और अपने आप को 5 ईयर का एक्सटेंशन ले लिया, प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया। तो ये बात तो सही है पाकिस्तान के केस में। तो ए का 2 दिख रहा है क्या कहीं? ए का 2 यहां पे भी है, यहां पे भी है, लेकिन ये वाले में डी का 3 है ना, ये तो गलत है। तो ए का 2 इसका वेटेज बढ़ गया है। अब चाइना, तो चाइना क्या है? चाइना में आपको पता है 3000 इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं नेशनल पीपल्स कांग्रेस में, तो ये वाला केस भी सही है। बी का 4 है और सी का 3। इंडिया लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, यस वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, ठीक है? तो इस केस में क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आया ना समझ में? तो आई गेस ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ? तो अब देखो यहां पे हमें क्या करना है? सांस लेना है गहरी। क्यों? क्योंकि हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो गया, बड़ा वाला जो था। तो व्हाट इज डेमोक्रेसी कंप्लीट हुआ, ठीक है? व्हाट इज डेमोक्रेसी कंप्लीट हुआ। अब हम क्या पढ़ेंगे? व्हाई डेमोक्रेसी पढ़ेंगे, ठीक है? तो व्हाई डेमोक्रेसी में क्या पढ़ना है? देखो व्हाई डेमोक्रेसी में सिंपल सा जो आर्ग्यूमेंट्स फॉर, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट वाली जो चीज है ना, वो समझना है। पहला सवाल ये रहा, एक बार समराइज कर दूं क्या यहाँ पे 2 मिनट के लिए? चलो समराइज कर ही देता हूं ना, मतलब टॉपिक स्विच हो रहा है तो आपको कनेक्टिविटी बनी रहे, रिवीजन हो जाए। बड़ा जो थ्योरी पार्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, देखो वो मैंने आपको बता दिया क्या, कि व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाट आर इट्स फीचर, वो बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। फिर छोटे छोटे क्वेश्चन, पाकिस्तान का केस पूछा जा सकता है, चाइना का केस, व्हाई चाइना इज नॉट अ डेमोक्रेटिक कंट्री, इस तरह से। तो चाइना की स्टोरी बताते चल रहा हूं मैं, रॉबर्ट मुगाबे, जानु पीएफ वाली जो कहानी है, जिम्बाब्वे को आप डेमोक्रेटिक क्यों नहीं कहेंगे, कौन सा फीचर वहां पे मिसिंग है, तो रूल ऑफ लॉ नहीं है, रिस्पेक्ट फॉर द सिटीजंस राइट नहीं है, ठीक है? दो द गवर्नमेंट इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बट इट इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ, वो एब्सेंट था। क्लियर है? तो आपने क्या किया? डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, चारों फीचर समझ लिए बहुत अच्छी तरह से। क्लियर हुआ? तो व्हाट इज डेमोक्रेसी वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम आ गए हैं व्हाई डेमोक्रेसी पे। तो वो व्हाई डेमोक्रेसी में सवाल लो, पहला सवाल। अब देखो व्हाई डेमोक्रेसी में भी आप आर्ग्यूमेंट्स फॉर और आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट जो है, कि डेमोक्रेसी सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है, क्या कमियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं, उन चीजों को समझते हैं। पहला सवाल ये रहा, देखो क्या है? सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी which leads to delays, ठीक है? आप दिखती बात है ना कि डेमोक्रेसी में आपको सेक्रेटरीज हैं, कैबिनेट है, ये है वो है, ठीक है? इतनी सारी फाइल्स पास होती है, उन सबसे कंसल्ट करना पड़ता है। तो सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी which leads to delays, it is an argument dash for democracy। तो ये डेमोक्रेसी के फेवर में आर्ग्यूमेंट है या डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, ये बताओ आप मुझे। तो इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, ठीक है? तो ये मतलब क्या है? ये आर्ग्यूमेंट डेमोक्रेसी के अगेंस्ट में, डेमोक्रेसी का डिमेरिट है, उसे दर्शाया जाता है, ठीक है? इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो, तो सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे दिए। डेमोक्रेसी के ड्रॉबैक्स क्या है? देखो इनस्टेबिलिटी और डिलेज होते हैं, करप्शन और हिपोक्रेसी होती है। हिपोक्रेसी मतलब क्या होता है? मतलब कहते कुछ है करते कुछ है, ठीक है? बोल रहे हैं कि क्या है, कि एक तरह से नशा करना बहुत बुरी बात है और खुद नशा कर रहे हैं, तो वो हिपोक्रेसी। सुना होगा ना आपने ये वाला मीम, तो हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, ध्यान आया? चलो, तो पॉलिटिशियंस फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, जी हाँ, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पावर प्ले। तो डेमोक्रेसी में सबको पावर में आना, इसके लिए क्या है? मॉरलिटी भूल जाते हैं, आपस में लड़ा करते हैं। तो क्या होना चाहिए? सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज, तीनों चीजें सही है, ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल,
Which of these is not a good argument in favor of democracy? Not a good argument, ठीक है, मतलब अगेंस्ट का पूछा है, तो अगेंस्ट में क्या है? लीडर्स कीप ऑन चेंजिंग, डेमोक्रेसी रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट्स, ठीक है, ऑल आर इक्वल इन डेमोक्रेसी, इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब आपको क्या है, डेमोक्रेसी मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो जी हाँ ये तो फेवर में है, हमें क्या पता करना है? नॉट अ गुड आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ऑल आर इक्वल इन डेमोक्रेसी, तो इक्वालिटी को प्रमोट करती है डेमोक्रेसी, ये बात भी सही है। डेमोक्रेसी रिजॉल्व्स कन्फ्लिक्ट, ये बात भी सही है। बात ये गलत है, ठीक है, ये डेमोक्रेसी के फेवर में नहीं है, और ये बात सही भी है कि डेमोक्रेसी में क्या है, पार्टीज बदलती रहती है। अब जब पार्टीज बदलती है तो क्या है, स्टेबिलिटी नहीं होती ना, तो यहां पे क्या देखने को मिलता है कि स्टेबिलिटी मिसिंग है। स्टेबिलिटी मिसिंग है इस कारण से कि हम क्या कहते हैं कि लीडर्स कीप्स ऑन चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, ठीक है, ड्यू टू दिस इट लीड्स इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी होती तो कोई मेजर डिसीजन नहीं लिए जा सकते हैं, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और ये सारी चीजें जो आप पढ़ रहे हो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि डेमोक्रेसी में क्या है, इनस्टेबिलिटी है, डिलेज होते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा कंसल्टेशन करना पड़ता है, उसके चलते डिलेज होते हैं, करप्शन है, हिपोक्रेसी है, पॉलिटिशियंस फाइट कर रहे हैं, मोरालिटी का कोई स्कोप ही नहीं है। तो ये सारे क्या है, दीज ऑल आर दी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी। वाई डेमोक्रेसी में हम क्या देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी खराब क्यों है, तो दीज आर दी आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल एक और देखो, अब अच्छे से समझना है, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता दी, खुद आइडेंटिफाई करना, मतलब आपको इसमें देखना है कि क्या ऑड वन आउट है। तो लीडर्स कीप चेंजिंग इन डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी, बात तो सही है, ठीक है। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन, ठीक है, ये बात भी सही है, ठीक है। अब क्या है, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मॉरलिटी। जी हाँ, तो डेमोक्रेसी में तो पॉलिटिशियंस लड़ रहे हैं, बस मरे जा रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, और क्या है, पावर के भूखे बैठे हैं, तो वो क्या है, वो भी पावर प्ले के बारे में सब कुछ, वहां मोरालिटी को क्या कर दिया जाता है, चूल्हे में डाल दिया जाता है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है, दिस इज ऑल्सो अगेंस्ट डेमोक्रेसी, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो अगेंस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। अब फिर क्या है, सो मेनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। डिले होता है डेमोक्रेसी में, फटाफट डिसीजन नहीं लिए जा सकते, ये पॉइंट भी सही है। ऑड वन आउट क्या लग रहा है आपको, ठीक है, ऑड वन आउट इज ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि सिंपल है, क्लियरली विजिबल है कि डेमोक्रेसी इनहैंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये डेमोक्रेसी की तारीफ की जा रही है कि डेमोक्रेसी में डिले होंगे, डेमोक्रेसी में करप्शन होगा, इंस्टेबिलिटी होगी, लेकिन इंडिविजुअल जो है ना, इंडिविजुअल की डिग्निटी मतलब बनी रहती है। कहां पे? इंडिविजुअल की डिग्निटी बनी रहती है डेमोक्रेसी में। तो डेमोक्रेसी इनहैंसेस दी डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ये ऑड वन आउट है, ये फेवर में है, और ये सारे अगेंस्ट में पॉइंट्स है। तो इसके चलते क्या है, ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे समझ में, तो ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। अगला सवाल, असर्शन रीजन आया, मजेदार, इसे देखो अच्छे से समझो। असर्शन रीजन क्या कह रहा है आपका, एक असर्शन है, एक रीजन है। असर्शन क्या कह रहा है हमारा, डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, असर्शन कह रहा है। रीजन क्या कह रहा है, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो असर्शन भी सही है कि हां, हमने देखा नेगेटिव एक जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी है वो क्या है कि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, ठीक है, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। तो ये रीजन जो है वो असर्शन को जस्टिफाई भी कर रहा है, ठीक है। रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। अगर डेमोक्रेसी पॉलिटिकल कंपटीशन और पावर प्ले है तो वो इसलिए है क्योंकि वहां पे कोई स्कोप नहीं बचा है मोरालिटी का। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इस केस में आपको समझ में आ गया ना चीज क्या है, बहुत सिंपल है, बहुत सीधी है और सटीक है कि ये स्थिति बन रही है हमारी। क्लियर हुआ? अब आगे देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल यहां आ गए, ठीक है, ये आंसर इसका ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा, which one of the following is not followed in a democratic form of government, ठीक है, which one of the following is not followed in a democratic form of government। एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है तो क्या चीज फॉलो नहीं की जाती है वहां पे, ये समझना है आपको, ठीक है। तो ये ऑप्शन है, देखो, डिग्निटी ऑफ सिटीजंस को माना जाता नहीं माना जाता डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, माना जाता है, ठीक है। तो अब ये क्या देख रहे हैं हम, ये आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी के फेवर में है ना, कि हाँ डेमोक्रेसी में क्या है, डिग्निटी ऑफ सिटीजन जो है उसे रिस्पेक्ट की जाती है। फिर क्या है, अश्योरेंस ऑफ पॉलिटिकल राइट्स टू द सिटीजंस, सिटीजंस जो है उन्हें पॉलिटिकल राइट्स दिए जाते हैं, अश्योर किया जाता है कि हाँ आपके राइट्स बने रहेंगे, ये पॉइंट भी सही है, ये तो होता है डेमोक्रेसी में। रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, क्या डेमोक्रेसी में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाते हैं? नहीं, तो ये फॉलो नहीं किया जाता है डेमोक्रेसी में। तो क्या इस पर टिक लगा दे? अभी नहीं लगाना है।
ठीक है, मूल मंत्र यही है। देखो एमसीक्यूज में कभी भी हड़बड़ी मत करना, जल्दीबाजी मत करना, ना तुम्हारी ट्रेन कहीं निकल रही हो ना वो पेपर कहीं उठ के भाग के जा रहा है। पूरा समय लेना जितना समय दिया जाता है, लेकिन गलती सिली मिस्टेक्स मत करना, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो चौथा पॉइंट भी पढ़ो, कंसल्टेशन इन डिसीजन मेकिंग। तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, हमें क्या देखना है, क्या फॉलो नहीं किया जाता डेमोक्रेसी में। सारी चीजें हो रही है, कंसल्टेशन भी होता है, पॉलिटिकल राइट्स अश्योर किया जाता है कि तुम्हें तुम्हारे अधिकार मिलेंगे, इंडिविजुअल्स। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर द मोस्ट पावरफुल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी इज दैट डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल इज मेंटेन्ड। ठीक है, क्यों कि डिग्निटी जब इंडिविजुअल को दी जाती है ना तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे आगे और जब इसके क्वेश्चंस लेंगे ना इससे जुड़े हुए तब समझाऊंगा मैं आपको। क्लियर है, तो ये सारी चीजें होगी डेमोक्रेसी में। क्या नहीं होगा, रिस्ट्रिक्शंस ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ये कहां होगा, जहां डेमोक्रेसी नहीं होगी। ठीक है, जहां डेमोक्रेसी नहीं होगी। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हमें क्या पता करना है, which of the following is not followed in a democratic form of government। ठीक है, चलो अगला सवाल, तो मतलब सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल ये रहा। अब हम आ गए किस सेक्शन में, तो आर्ग्यूमेंट्स फॉर को डिस्कस कर रहे हैं हम। तो देखो चाइना की कहानी दी गई है यहां पे। तो इन विच पीरियड डिड चाइना फेस वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन्स दैट हैव अकर्ड इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो वर्ल्ड में जितनी भी फेमाइन्स हुई हैं, जितना भी कह सकते हैं कि लोग भूख के कारण जो मरे हैं ना, ठीक है, तो उनमें से एक वर्स्ट एपिसोड ऑफ फेमाइन चाइना में हुआ था। और टाइम पीरियड क्या था वो, तो टाइम पीरियड ये था। ठीक है, 1658 टू 61, 1658 टू 61। क्लियर है, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। अब यहां पे थोड़ी सी स्टोरी है, वो स्टोरी में बता देता हूं। तो हम आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं। देखो चाइना में फेमाइन आई इस टाइम पीरियड में, और बहुत ज्यादा क्या होता है, नुकसान होता है। वर्स्ट, वन ऑफ द वर्स्ट फेमाइन इन द वर्ल्ड कंसीडर किया जा रहा है। यही टाइम पीरियड में अगर आप देखोगे इंडिया क्या कर रहा था, तो इंडिया कहीं छुट्टी पे नहीं गया था। इंडिया में भी स्थिति ऐसी ही थी। ठीक है, हमारे पास भी खाने की कमी थी, हमारे यहां भी फेमाइन लाइक सिचुएशन थी, लेकिन हमने उस फेमाइन को जो कह सकते हैं ना कि प्रचंड रूप नहीं लेने दिया, उतना वर्स्ट नहीं होने दिया। क्यों, क्योंकि हमारे यहां डेमोक्रेसी थी। तो क्या सर डेमोक्रेसी खाना बांटती थी लोगों को? नहीं, लेकिन डेमोक्रेसी लोगों के बारे में सोचती थी। दिस इज द पॉइंट, समझना। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में हम समझ रहे हैं क्या, आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में अगर आप जैसे देखोगे तो एक पॉइंट यही है। चाइना का तो फैक्चुअल एग्जांपल है, बाकी कहानी समझ लो कि डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी और नॉन डेमोक्रेसी में यही फर्क हो जाता है कि डेमोक्रेसी में कुछ भी ऐसा नहीं होगा या फिर गवर्नमेंट नहीं होने देगी जो जनता के हित में ना हो। क्यों, क्योंकि जनता को अगर परेशानी होगी तो कल को वो गवर्नमेंट जो उसे पता है कि हम पावर में नहीं आ पाएंगे। ठीक है, बिकॉज इन डेमोक्रेसी गवर्नमेंट इज टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। ठीक है, तो सब कुछ जनता से जुड़ा हुआ है ना। लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में क्या है कि आप देखोगे तो चाइना में डेमोक्रेसी नहीं है, फेमाइन आई है। अब गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है, वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नहीं, हमें अभी पैसा कहां लगाना है, हमें पैसा लगाना है हथियार बनाने में। 62 की वॉर के लिए हथियार तैयार कर रहे थे वो। ठीक है, उन्हें उस चीज से फर्क नहीं पड़ा कि लोग मर रहे हैं भूखे या नहीं मर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है हमारी गवर्नमेंट जाएगी नहीं, तो दे आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट आपको समझना होगा, यहां पे थ्योरी बता रहा हूं मैं। तो इस तरह से क्या है, आंसर तो इसका बी है। बाकी कहानी समझ में आ रही है। तो एक आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी क्या जा सकता है कि डेमोक्रेसी में जो भी हो, ठीक है, डेमोक्रेसी में जो भी हो, इकोनॉमिस्ट जो है वो ऑब्जर्व करते हैं कि इंडिया में इतनी बुरी स्थिति इसलिए नहीं हुई क्योंकि इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री थी और वहां पे लीडर्स को डर था कि अगर फेमाइन में लोगों की जाने जाएगी तो लोग फिर हमारे को वोट नहीं देंगे। तो अच्छा कहो या बुरा कहो, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, डेमोक्रेसी में एक तरह से मतलब अच्छा ही कहना चाहिए, एक तरह से जो लीडर्स रहते हैं ना, तो दे आर अकाउंटेबल टू दी पीपल। उन्हें लोगों को जवाब देना पड़ता है, उसके लिए वो दब के चलते हैं थोड़ा। ठीक है, लोगों के हित में कुछ गलत हो रहा हो उसके अगेंस्ट नहीं जा सकते वो। ठीक है, लेकिन नॉन डेमोक्रेसी में क्या है कि अगर लीडर ने चाहा तो वो करेगा, नहीं चाहा तो नहीं करेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, दिस इज द पॉइंट। असर्शन रीजन आया, देखो क्या है। तो चाइनाज फेमाइन ऑफ, देखो जब असर्शन रीजन आएंगे ना तो एक चीज मैं आपको और बता दे रहा हूं, आपने आज के सेशन में ऑब्जर्व भी करा होगा इस चीज को। क्या ऑब्जर्व करा होगा कि कभी कभी फैक्ट्स के साथ में या तो वो क्वेश्चन में ही आता है, सर मोड़ देते हैं फैक्ट्स को। ठीक है, तो वो फैक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ा करो। क्लियर, पहले चेक करा करो असर्शन 100% सही है, रीजन 100% सही है या नहीं है। ठीक है, तो चाइनाज फेमाइन ऑफ 1958 to 61 was the worst recorded famine in world history. Nearly 3 crore people died in this famine. ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया एक। असर्शन सही है, और रीजन की अगर बात करें तो कितने 3 करोड़ पीपल की डेथ हुई थी, जी हाँ ये भी सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू। तो ये हमारा एक स्टेज कंप्लीट हो गया, मतलब हाँ कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, 2 स्टेज कंप्लीट हो गए। अब अगर हम देखें तो इज द रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन? यस, द रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो इतने सारे लोग मरे इसी कारण से, तो हम क्या कह रहे हैं, वर्स्ट फेमाइन कह रहे हैं वर्ल्ड का। ठीक है, तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. ठीक है, तो both A and R are true and R is the correct explanation of A.
क्लियर हुआ? अब देखो क्या है, अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर डैश फॉर्म ऑफ अ गवर्नमेंट। ठीक है, तो अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर डैश फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सोचो क्या है, तो हमने आपको बता दिया चाइना के केस से कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट से बेहतर इसलिए है क्योंकि वो अकाउंटेबल होती है। ठीक है, अकाउंटेबल ऐसी होती है कि उसे जवाब देना पड़ेगा। अगर मान लो कि क्या है, किसी गवर्नमेंट के डिसीजन से कुछ गलत हो रहा है तो लोग किससे पूछेंगे? लोग पड़ोसी से जाके थोड़ी ना पूछेंगे क्या हुआ। लोग किसको, मतलब किसकी कॉलर पकड़ेंगे? ठीक है, थोड़ा रफ टर्म में अगर कहें तो लोग सरकार को ही पकड़ेंगे ना। क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला कि हमने आपको चुना है, आप हमारे लिए क्या काम कर रहे हो। तो इस तरह से दिस इज द एडवांटेज कि पीपल हैव द पावर। ठीक है, पीपल के बिहाफ पे जो रूल कर रहा है वो अकाउंटेबल है। तो दिस इज द एडवांटेज, दिस इज आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी। ठीक है, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी, ये मेरिट हो गया, ये एडवांटेज हो गया डेमोक्रेसी का कि इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इट इज बेटर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, ज्यादा अकाउंटेबल है ये। तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल देखो क्या है, तो अगला सवाल ये रहा, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश इज एक्सेप्टेड ऑन एन अनइक्वल, ठीक है, सॉरी, ऑन एन इक्वल बेसिस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। ठीक है, द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ व्हाट। तो देखो एक आर्ग्यूमेंट, आपने आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट पढ़ लिए, बहुत सारे डिलेज होते हैं, करप्शन होता है, ठीक है, पावर प्ले है, सब कुछ पॉलिटिक्स है, ऑर्डिनरी सिटीजन डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर द कंट्री सो दे शुड नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी। तो इस तरह से क्या है, वो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट आपने देख लिए। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट फॉर की बात करें तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रहेगा, ध्यान रहना चाहिए और हमेशा, क्या पहला पॉइंट ये है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है इट इज बेटर देन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बिकॉज इट इज एन अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, अब अगर हम दूसरे और एडवांटेजेस पे आते हैं और आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी पे आते हैं तो उसमें से एक चीज यहां निकल के आएगी, क्या कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश इज एक्सेप्टेड ऑन एन इक्वल बेसिस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंसल्टेशन, ठीक है, कंसल्टेशन का प्रिंसिपल एक्सेप्ट किया जाता है डेमोक्रेसी में। कंसल्टेशन मतलब क्या है कि डेमोक्रेसी में कुछ भी करना है तो आप हवा में नहीं करोगे, आप कैसे करोगे, आप कंसल्ट करोगे ना। मतलब कि कोई भी डिसीजन लेना है तो ऐसा थोड़ी है मोदी जी अपने हिसाब से ले लेते हैं। डिसीजन जो लिया जाता है तो उसको क्या होता है, डिस्कस किया जाता है, अकेले एक इंसान डिसीजन नहीं लेता है। क्लियर है? तो उसी तरह से क्या है कि डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन, डिस्कशन, और इससे आपको एक और एडवांटेज मिलेगा। क्या एडवांटेज मिलेगा? व्हेन डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, तो उसका एडवांटेज क्या मिलेगा पता है? उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि उससे जो आप डिसीजन ले रहे हो ना, तो द क्वालिटी ऑफ डिसीजन विल बी इंप्रूव्ड। ठीक है, एक आदमी जब कोई निर्णय लेगा, जैसे मैं खुद निर्णय लेता हूं कुछ, कि मैंने सोच लिया कि मैं ये निर्णय लेने वाला हूं, क्या निर्णय ले रहा हूं कि मैं कुछ भी कर रहा हूं, मतलब ठीक है, ले लिया निर्णय, तो अब क्या है, वो अगर सिर्फ मैं अपने विवेक से लूंगा, ठीक है, अपनी बुद्धि से लूंगा, तो उसमें क्या हो सकता है कि हो सकता है मैं गलती कर दूं, क्योंकि मेरी जितनी समझ है मैं उतने में ही कर रहा हूं। लेकिन मान लो मैं कोई डिसीजन ले रहा हूं, मैंने अपने पेरेंट्स से पूछा, मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने अपने कलीग से पूछा, 4 लोगों का एक्सपीरियंस आया, इनपुट आया, ठीक है, डिस्कशन हुआ, तो उससे क्या है, आप आपके डिसीजन के कह सकते हैं अलग अलग पहलू को समझ पाते हो ना। तो वही चीज है कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डैश इज एक्सेप्टेड ऑन एन इक्वल बेसिस इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक कंट्री में कंसल्टेशन होता है, और इस कंसल्टेशन के कारण ही डेमोक्रेसी का जो बी इज द राइट आंसर, ठीक है, इस कंसल्टेशन के कारण जो एक डेमोक्रेसी का एडवांटेज आपको देखने को मिलेगा वो ये है कि क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्ड रहते हैं वहां पे। ठीक है, आप देखो ये असर्शन रीजन आ गया, समझ लो। अब मैं कुछ नहीं बता रहा इसमें, ठीक है, आप खुद देखो और खुद करो, मैंने आपको हिंट पूरे दे दी है। क्या है? डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। यस, वी नो दिस। ठीक है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक, रीजन क्या दे रहे हैं? तो इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द डिसीजन आर टेकन बाय द एक्सपर्ट्स। क्यों? क्योंकि डिसीजन जो लिए जा रहे हैं वो एक्सपर्ट्स के द्वारा लिए जा रहे हैं। ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? सोचो, निंजा टेक्निक वही है, ठीक है, पहले असर्शन को देखो, फिर रीजन को देखो, फिर देखो कि रीजन असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है कि नहीं। तो असर्शन तो 100% सही है कि डेमोक्रेसी में डिसीजन जो लिया जाएगा तो उसकी क्वालिटी इंप्रूव्ड होगी, डिस्कशन के बाद लिया जा रहा है ना। दूसरा आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी है ये। फिर क्या है? इन अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट द डिसीजन आर टेकन बाय द एक्सपर्ट्स। तो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि डिसीजन जो है वो बहुत अच्छे क्वालिटी के इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत अच्छे लोग ले रहे हैं, बहुत अच्छे लोग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे तो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में भी क्या एक्सपर्ट्स को बुला लोगे आप, लेकिन डिबेट और डिस्कशन जो है ना वो क्वालिटी इंप्रूव करता है, ना कि एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। आगे समझ में? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन जो लिए जाते हैं एक्सपर्ट्स के द्वारा नहीं लिए जाते, वो डिबेट और डिस्कशन के हिसाब से लिए जाते हैं। तो उसमें सोसाइटी का हर सेक्शन जो उस डिसीजन से इन्फ्लुएंस हो सकता है उसको इंक्लूड किया जाता है। तो उससे क्या होता है, क्वालिटी ऑटोमेटिकली डिसीजन की इंप्रूव हो जाती है। कोई कह सकते हैं ना, रैश डिसीजन नहीं लिए जाते, जल्दीबाजी में नहीं लिए जाते। अब हिटलर है, हिटलर की इच्छा हो कि नहीं आज तो
यहां बम गिराना है, वो थोड़ी कंसिक्वेंसेस देखेगा क्या हो सकता है। लेकिन डेमोक्रेसी में एक भी कदम चलने से पहले 100 बार सोचा जाता है। तो डिलेज होते हैं, वो उसका डिसएडवांटेज भी है, लेकिन एडवांटेज ये है ना कि जो डिले हो रहा है तो उससे क्या मिल रहा है आपको, उससे आपको क्वालिटी जो डिसीजन मिल रहा है वो क्वालिटी डिसीजन मिल रहा है। क्लियर हुआ? तो क्या हो गया यहां पे कि असर्शन इज ट्रू, रीजन इज फॉल्स। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये दोनों तो ऑप्शन ही चले गए। तो असर्शन इज ट्रू, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, तो ऑप्शन सी इज दी right answer for this question. ठीक है, option C is the right answer for this question. Moving on to the next question. What is the next question? Democracy provides method to deal with dash. ठीक है, now we are moving towards the third argument for democracy. What is the question? Democracy provides method to deal with what? किस चीज से आप डील कर सकते हो? अब देखिए यहां पे एक चीज समझना, डेमोक्रेसी में हमें पता है कि गवर्नमेंट जो होती है वो अकाउंटेबल होती है, वेल एंड गुड। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देख लिया कि डेमोक्रेसी में जो डिसीजन लिया जाएगा बिकॉज ऑफ डिबेट एंड डिस्कशन, द क्वालिटी ऑफ द डिसीजन विल बी इंप्रूव्ड। ठीक है, ये भी बढ़िया है। अब अगर तीसरा एक और आर्गुमेंट फॉर देखें ना, तो यहां क्या हो रहा है, डेमोक्रेसी जो रहती है ना, डेमोक्रेसी में आपको क्या देखने को मिलता है कि कंफ्लिक्ट होते हैं। कंफ्लिक्ट कैसे होते हैं? दिखती बात है कि जब आप अलग अलग, आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या है, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग कल्चर के लोग, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग, टेक द एग्जांपल ऑफ इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, कितनी भिन्नता है। अब उस भिन्नता में भी लेकिन क्या है, उस भिन्नता में भी आप क्या है कि डिसीजन, रैश डिसीजन नहीं लोगे, क्योंकि आपको पता है कि आप डिबेट और डिस्कशन के हिसाब से डिसीजन लोगे तो क्वालिटी तो अच्छी रहेगी। साथ ही साथ क्या कि अगर मान लो लोगों के बीच में कंफ्लिक्ट भी है ना, तो डेमोक्रेसी में यह स्कोप है कि उस कंफ्लिक्ट को बैठ के सुलझाया जा सकता है। डिक्टेटरशिप हो गया, मोनार्की होगी, तो क्या है कि जो मोनार्क चाहेगा नहीं मेरा पॉइंट सही है, इनका पॉइंट गलत है, खत्म कर दो। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, देखा आपने कि डिक्टेटरशिप थी, हिटलर को ज्यूज पसंद नहीं थे तो ज्यूज के साथ अत्याचार हो गया। लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं हो सकता ना, आपको ज्यूज पसंद नहीं भी है तो भी आपको उनके साथ अकोमोडेट करना पड़ेगा। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, दिस इज आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी की डेमोक्रेसी में क्या होता है, कंफ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने का मौका मिलता है। क्लियर है? तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स मेथड टू डील विथ डैश conflicts, rights, malpractices, ठीक है, political pressure। तो conflicts is the right answer, option A is the right answer for this question। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है डेमोक्रेसी डज नॉट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड conflicts। ठीक है, असर्शन रीजन है, निंजा टेक्निक वही लगाना है। डेमोक्रेसी डज नॉट प्रोवाइड अ मेथड टू डील विथ डिफरेंसेस एंड conflicts। एनी सोसाइटी, ठीक है, इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो दोनों को देखो जरा अच्छे से, असर्शन तो सही लग रहा है, रीजन की अगर हम बात करें तो असर्शन सही लग रहा है। ठीक है, तो दूसरी चीज क्या है कि रीजन की अगर हम बात करें, एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन एंड इंटरेस्ट। तो जी हाँ, मैंने आपको बताया कि आप किसी भी सोसाइटी में जाओगे, एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, डेमोक्रेटिक हो या नॉन डेमोक्रेटिक हो, नॉन डेमोक्रेटिक में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को दबा दिया जाता है, जैसे चाइना में देख लो आप। ठीक है, जैसा जो कम्युनिस्ट पार्टी चाहेगी वो करना होगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन डेमोक्रेसी में क्या है, सबके अलग अलग ओपिनियन है और उनको अकोमोडेट करने की कोशिश की जा सकती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट सही है, रीजन। असर्शन गलत है। क्यों गलत है? कि असर्शन क्या कह रहा है कि डज नॉट प्रोवाइड, नहीं भैया, डेमोक्रेसी में तो क्या है, डेमोक्रेसी में ही तो वो स्कोप मिलता है, वो स्टेज मिलता है, वो प्लेटफॉर्म मिलता है जहां आप अपने डिफरेंसेस को क्या कर सकते हो, अकोमोडेट कर सकते हो, कंफ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हो। तो इस केस में क्या होगा कि असर्शन इज दी रॉन्ग। ठीक है, असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल देखो, डेमोक्रेसी इनहेंसेस द डैश ऑफ सिटीजन। तो देखो आपको कितनी चीजें समझ में आ गई कि हाँ, डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स द रूम्स टू रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, ये एक डेमोक्रेसी का फेवर हो गया, मतलब पॉइंट उसके फेवर में हो गया। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी होती है, ये उसके फेवर में पॉइंट हो गया। डेमोक्रेसी में हमने देखा क्या कि जो क्वालिटी ऑफ डिसीजन रहता है वो इंप्रूव्ड रहता है। अब एक और चीज अगर देखें, एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, वो क्या है कि हो सकता है कोई गवर्नमेंट अकाउंटेबल ना हो सकता है कि गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिए वो उतने इंप्रूव्ड क्वालिटी के ना हो सकता है ये भी कि जो अभी हम देख के आए क्या कि कंफ्लिक्ट रिजॉल्व ना कर रही हो गवर्नमेंट। ठीक है, डेमोक्रेसी के जो अभी तक आर्गुमेंट फॉर पड़े वो सब कुछ ना हो, लेकिन एक चीज जो है जो आपको मानना पड़ेगी वो क्या है कि डेमोक्रेसी एनहांसेस द डैश ऑफ द सिटीजन, डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। ठीक है, अगेन द क्वेश्चन इज रिपीटेड, लेकिन इसको यहां समझो क्या हो रहा है कि और कुछ हो ना हो, लेकिन डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज टू द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल, जो बताया मैंने आपको। ठीक है, तो वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स के राइट्स की तो रिस्पेक्ट करेगी ही करेगी, अगर वो नहीं करेगी तो वो डेमोक्रेटिक नहीं है। तो इस तरह से इंडिविजुअल जो होता है ना सुप्रीम होता है, जो गवर्नमेंट है वो इंडिविजुअल नहीं तो बनाई है। तो इसके चलते क्या है कि एवरी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रिस्पेक्ट्स द डिग्निटी ऑफ एन इंडिविजुअल, इट एनहांसेस, इट ट्राइज टू एनहांस द डिग्निटी
dignity of an individual. So for this question option C is the right answer. ठीक है, option C is the right answer for this question. अगला सवाल देखो क्या है, अगला सवाल ये रहा, तो in any society people are bound to have differences of opinions and interests, which is a better way of डीलिंग विथ दीज कन्फ्लिक्ट्स. ठीक है, तो किसी भी सोसाइटी में आप चले जाओ तो वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा, वही वाला पॉइंट जो अभी पढ़ के आए हम, कन्फ्लिक्ट वाला. ठीक है, तो ये शफल हो गए, लेकिन समझो किसी भी सोसाइटी में आप चले जाओ वहां पे आपको डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस, इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे. ठीक है, अब वो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन जो है तो उन्हें रिजॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका क्या होता है. नो डाउट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट टू रिजॉल्व द डिफरेंसेस एंड ओपिनियंस. ठीक है, तो जो डिफरेंसेस हैं, जो ओपिनियंस में डिफरेंसेस हैं, उनको अगर रिजॉल्व करना है तो डेमोक्रेसी सबसे बढ़िया रास्ता है. लेकिन आप किस तरीके से करोगे, ठीक है, विच इज अ बेटर वे ऑफ डीलिंग विथ दीज कन्फ्लिक्ट्स. तो बेटर वे क्या है, ब्रूटल पावर. ठीक है, बाय ब्रूटल पावर एक्सरसाइज बाय द गवर्नमेंट. तो गवर्नमेंट क्या करे, ब्रूटल पावर, मारे पीटे, जो बोल रहा है कि तुम अलग क्यों बोल रहे हो, धमाधम. ठीक है, ये तरीका है क्या सही? नहीं, गलत है ये तो. ठीक है, घोर गलत है. फिर क्या हो रहा है, बाय अलाउइंग वन ग्रुप टू डिक्टेट टर्म्स टू अदर, मतलब आपने बोल दिया चलो जो मेजोरिटी में वो डिक्टेट करते हैं माइनॉरिटी को, तो ये भी गलत है. ठीक है, ये भी गलत है. अगली चीज क्या है, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल. ठीक है, ये कुछ अच्छा लग रहा है सुनने में, रुको पहले ऑप्शन डी भी पढ़ो. बाय ऑप्टिंग फॉर ए स्ट्रॉन्ग लीडर हु शुड हैव ऑल द पावर्स. नहीं, ये तो डिक्टेटरशिप बन जाएगी. फिर अगर एक स्ट्रॉन्ग लीडर जिसके पास सारी पावर है तो वो अपने हिसाब से काम करेगा, डिस्कशन डेलिब्रेशन गए सब चूल्हे में, तो उसके चलते क्या है, ये भी गलत है. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. क्या कि डेमोक्रेसी में अगर डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियंस है, इंटरेस्ट है, तो उसको आप कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, बाय प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल, सभी को समान रूप से अधिकार दिए जाए. ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. अगला सवाल देखो, तो अगला सवाल क्या कह रहा है, असर्शन रीजन आया फिर एक और. तो डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. ठीक है, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. तो एक और आर्ग्यूमेंट जो फेवर में जाएगा डेमोक्रेसी के. ठीक है, ये वाला पॉइंट है, आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी, समझना. तो हमने देख लिया, एक बार फिर से समाप्त कर लें सारे आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ डेमोक्रेसी में. अकाउंटेबिलिटी होती है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है. क्वालिटी ऑफ डिसीजन बहुत इंप्रूव्ड होता है. कन्फ्लिक्ट्स को आप रिजॉल्व कर सकते हो वहां पे डेमोक्रेसी में. ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ कन्फ्लिक्ट जो ओपिनियंस हो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है. उसी के साथ साथ में डेमोक्रेसी एनहांसेस द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्ग्यूमेंट फॉर डेमोक्रेसी. अब एक और अगर देखें ना, तो डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसलिए भी बेहतर है क्योंकि वो हमारी जो गलतियां होती है उन्हें सुधारने का मौका देती है. देती है क्या? देती है. जैसे अगर हमने गलती से गलत सरकार को चुन लिए तो बोलेंगे अच्छा ठीक है अब तो चुन लिया है, आओ 5 साल बाद बताते हैं तुम्हें. ठीक है, तो इस तरह से क्या है, वी कैन करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स. तो मतलब सरकार चुनना ही एक मिस्टेक नहीं होती है, मिस्टेक और भी हो सकती है. जैसे क्या हो सकती है, जैसे मान लो कि कोई डिसीजन लिया, उस डिसीजन से क्या हुआ कि देश को नुकसान हुआ. अब देश को नुकसान हुआ तो क्या है कि डिक्टेटरशिप में शायद ये वो डिक्टेटर माने ही ना, ईगो इशू आ जाए कि नहीं मैं गलत कर ही नहीं सकता हूं. लेकिन डेमोक्रेसी में लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो उस लॉ को वापस करना पड़ेगा गवर्नमेंट को. आगे समझ में, गवर्नमेंट कैन करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक. ठीक है, पीपल कैन करेक्ट देयर ओन मिस्टेक. तो ये आर्ग्यूमेंट सही है, मतलब असर्शन इज ट्रू. अब देखो, there is a space for public discussion on these mistakes and there is a room for correction. जी हाँ, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी सही है कि डेमोक्रेसी में आप अपनी गलतियों को कैसे सुधार सकते हो, क्योंकि there is openness in democracy. आप कोई भी अगर लॉ ला रही है गवर्नमेंट तो उसको डिस्कस किया जा सकता है, पब्लिक डिस्कशन हो सकता है, तब तक जब तक सरकार डंडे ना चला दे, नहीं तो सरकार फिर ऑथोरिटेरियन होगी ना, इसका मतलब. तो ठीक है, तो देयर इज अ स्पेस फॉर पब्लिक डिस्कशन ऑन दीज मिस्टेक्स एंड देयर इज अ रूम फॉर करेक्शन. और उसकी मदद से आप क्या कर सकते हो, अपनी गलतियों को सुधार सकते हो. अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लोगों के मतलब लास्ट में जो चैप्टर का कंक्लूजन है वो ये है कि डेमोक्रेसी कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बढ़िया नहीं होती है, डेमोक्रेसी भी सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन क्या है, इट इज द पीपल हु मेक्स द गवर्नमेंट बेस्ट. ठीक है, तो लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. और डेमोक्रेसी में जो गलतियां होती है तो डेमोक्रेसी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से इसीलिए बेहतर है क्योंकि आप उन गलतियों को सुधार सकते हो. क्यों? क्योंकि एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल रहता है वहां पे. ठीक है, ओपननेस, ट्रांसपेरेंसी, डिस्कशन, डिबेट, ये सारी चीजें जो है डेमोक्रेसी में, ये सारे शब्द का महत्व होता है. ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, अगला सवाल देखो, अगला सवाल देखेंगे, लेकिन ये अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए, इसके पहले एक बार सांस लेते हैं. मैं भी लेता हूं, आप भी लो गहरी. ठीक है, देखो क्या है यहाँ पे, हमने चैप्टर का जो एक मेजर पार्ट था, व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, कंप्लीट कर दिया. कैसे? तो व्हाट इज डेमोक्रेसी में डेमोक्रेसी की डेफिनेशन, चारों फीचर्स डिस्कस कर लिए विद एग्जांपल्स, जो जो स्टोरीज थी वो सारा सब कुछ. अब हम बात करते हैं किस चीज की, तो अब हम थोड़ा आगे आ गए. व्हाट इज डेमोक्रेसी के बाद व्हाई डेमोक्रेसी. तो डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी मतलब
क्यों लूं मैं मार्कर क्यों लूं, तो उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखूंगा। तो आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी देखा हमने, ऐसा ब्लिंक हुआ ना भी जोर से, ठीक है, बाकी कोई बड़ा मेजर इशू नहीं है, घबराओ नहीं। तो अब देखो क्या है कि क्या बता रहे थे, हाँ, तो फॉर डेमोक्रेसी, ठीक है, एक फॉर डेमोक्रेसी हमने पढ़ा। अब एक क्या पढ़ रहे हैं, मतलब आर्गुमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी में हमने सारे एडवांटेज देखे, पॉजिटिव साइड देखे। अब आर्गुमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी भी देखा जिसमें हमने नेगेटिव साइड्स देखे, ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देख लिए। तो वाई डेमोक्रेसी से हमें समझ में आ गया कि डेमोक्रेसी चाहे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो या ना हो, लेकिन यह है कि जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनमें तो सबसे बढ़िया डेमोक्रेसी है। एंड वी हैव सीन द पॉइंट, डिग्निटी सबसे इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, वी हैव द रूम टू करेक्ट आवर ओन मिस्टेक्स, ठीक है। डिग्निटी के बाद में फिर जैसे आप देखोगे तो क्या है कि कन्फ्लिक्ट्स अगर है तो उनको रिजॉल्व किया जा सकता है डेमोक्रेसी में, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में नहीं किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स की जा सकती है गवर्नमेंट की, क्वालिटी ऑफ डिसीजन इंप्रूव्ड होंगे, माना कि डिले होगा लेकिन इंप्रूव्ड डिसीजन निकल के आएंगे। तो वो चैप्टर का मेजर पार्ट कंप्लीट कर दिया। लास्ट टॉपिक है, इसे बहुत प्रेम मोहब्बत से प्यार से समझना, ठीक है, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। अब क्या है, डेमोक्रेसी बस इलेक्शंस तक सीमित नहीं है ना, डेमोक्रेसी का एक ब्रॉड मीनिंग होता है। डेमोक्रेसी का एक ब्रॉड मीनिंग क्या है वो समझो यहां पे। तो द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी दैट टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ व्हाट, ठीक है। तो देखो ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में ये बताया गया कि डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटेड टू इलेक्शंस ओनली, ठीक है। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वो हर इंस्टीट्यूशन में, हमारी फैमिली में, ठीक है, हमारे एक्शंस में रिफ्लेक्ट होती है। अगर क्या होगा, जैसे अभी एक सवाल मैंने सेट किया, चलो वहीं पे पूछूंगा मैं, ठीक है, इस सवाल का जवाब दो पहले फटाफट। क्या है कि द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज दैट ऑफ लिमिटेड डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मैक्सिमम डेमोक्रेसी, नन ऑफ द अबव। क्या लगता है, आधे से ज्यादा बच्चों ने मैक्सिमम डेमोक्रेसी लगा दिया होगा, सर मैक्सिमम डेमोक्रेसी होना चाहिए, ठीक है। तो देखो राइट आंसर मैक्सिमम नहीं है, राइट आंसर क्या है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। क्यों, क्योंकि आज आप क्या देख रहे हो, ऐसा थोड़ी ना कि कोई निर्णय लेना है तो पहले जो 1400 साल पहले जैसा हुआ करता था, क्या कि हम पहुंच जाते थे कहां, एथेंस में, जैसे ऐसा हुआ करता था पहले, जो ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी, उसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते थे। अब डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं है, हम क्या करते हैं, हम अपने नेता को चुनते, हमारा नेता जो है हमारे बिहाफ पे डिसीजन लेता है, ठीक है। तो वी select our representatives and those representatives represent us, ठीक है, मतलब पूरी जनता को रिप्रेजेंट करते हैं कहां पे, पार्लियामेंट में। तो उस तरह से क्या है, समझ में आया ना कि डेमोक्रेसी जो है, डेमोक्रेसी आज किस तरह की, आज जो आप देख रहे हो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब आपके रिप्रेजेंटेटिव्स आपको रिप्रेजेंट करते हैं डेमोक्रेसी में। क्लियर है, चलो असर्शन रीजन लो इसी चीज पे एक और। अब देखो क्या है, असर्शन रीजन क्या है, द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मैं कहूंगा कि आई एम एम्पावर्ड इन अ डेमोक्रेसी, क्यों, क्योंकि मैं वोट दे पा रहा हूं अपना, ठीक है। मेरे वोट से क्या हो रहा है, मेरे वोट से यह तय हो रहा है कि कौन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए, ठीक है, कौन मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी से निर्णय लेगा, ठीक है, मैंने ये कर लिया। तो आज क्या हो रहा है कि मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू, मतलब रूल पीपल ही कर रहे हैं, ठीक है, मतलब लोगों को बुरा ना लग जाए इसके लिए ऐसा बोल देते हैं कि पीपल आर रूलिंग, लेकिन व्हाट इज द रियलिटी, यू नो दैट, ठीक है। बाकी अगर हम यहां देखें, चलो टॉपिक पे अगर देखें, तो द मेजोरिटी ऑफ पीपल रूल थ्रू देयर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। हम अपने चुने हुए जो निर्वाचित नेता रहते हैं उनके हिसाब से क्या कर रहे हैं, रूल कर रहे हैं, ठीक है। हम खुद नहीं जा रहे पार्लियामेंट में बैठने, गए हो क्या कभी, नहीं ना, लेकिन आप क्या करते हैं, आप वोट दे देते हैं, आपके रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। तो ये क्या है, रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अभी पढ़ के आया पिछले क्वेश्चन में। अब असर्शन तो सही है भाई, ठीक, रीजन को जरा देखो, रीजन क्या है, तो मॉडर्न डेमोक्रेसीज इन्वॉल्व सच अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision, ठीक है। और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि 135 करोड़ लोग जाके पार्लियामेंट में बैठे, बिठाओगे कहां इतने लोगों को, छत पे नहीं ना। तो उस केस में क्या है कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, या फिर लोग जो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू इसलिए रूल करते हैं क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसी इतनी बड़ी है साइज में कि इट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल कि हम फिजिकली इंपॉसिबल है कि सबको एक साथ बिठा के कलेक्टिव डिसीजन लिया जा सके, ठीक है। साल निकल जाएंगे, एक साल निकल जाएंगे सबको इकट्ठा करने में, तो इस तरह से ये हो गया। और दूसरी चीज क्या है, एक और पॉइंट जो है बुक में लिखा है वो क्या है कि सबको बुला भी लोगे तो कोई काम के नहीं है, क्योंकि सारे लोगों के अंदर वो स्किल्स भी नहीं है कि वो डिसीजन ले पाए, ठीक है। तो बेहतर है कि घर में ही बैठे रहें, ठीक, वोट दे दे अपना, वही काफी है। लेकिन वोट देना भी क्या अपने आप में एक एम्पावरमेंट का पार्ट है, ठीक है। यू पार्टिसिपेट इन द डेमोक्रेसी, यू आर दी पार्ट ऑफ दैट सिस्टम। तो डेमोक्रेसी में सबसे मजबूत हथियार क्या रहता है एक सिटीजन का, उसका वोट, इसका इस्तेमाल करो सही तरीके से। अभी आपके पास वोटिंग राइट नहीं है, पता है मुझे, मनीमन सोच रहे होंगे सर अभी हम तो 9th में ही है, लेकिन जब वोटिंग राइट मिलेगा ना तो उसका सही इस्तेमाल करना, विवेक का इस्तेमाल करना, ठीक है। कास्ट, रिलीजन, इन सारी चीजों पर मत दौड़ जाना, ठीक है। चलो अब देखो क्या है, तो यहां पे आपको मिला आंसर, क्या होना चाहिए सही आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो
आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बात सही है, तो दोनों सही है। बी, ऑप्शन बी, ओहो रुक जाओ, हाँ ऑप्शन बी आना चाहिए ना इसमें, ऑप्शन बी ही तो आएगा कि ऑप्शन ए आएगा। क्यों? क्योंकि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, तो ऑप्शन ए आना चाहिए। ठीक है, बी नहीं आएगा, ए ही आएगा। क्यों आएगा फिर बता दूं, क्योंकि मॉडर्न डेमोक्रेसीज में आप क्या देख रहे हैं, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, चलो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, अगला क्या है, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। सिंपल क्वेश्चन है, बस बीच में पैराशूट एंट्री मार के आया है, थोड़ा सा आपको आगे की चीजें रिवाइज हो जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की अगर हम बात करें तो प्रोविजन गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, लॉ टू सेट अप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और नन ऑफ द अबव। तो द राइट आंसर इज प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब आपके संविधान में जो प्रोविजन दिए हैं वो क्या है, वो एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहलाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर के लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, सिंपल। अगला सवाल, उधर जाना पड़ेगा ना अगला सवाल के लिए, तो देखो अगला मतलब इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। तो जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहा जाता है। अगला सवाल देखो क्या है, तो विच बॉडी इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम जो आप पूरा देख रहे हैं अच्छे से समझना, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में क्या चल रहा है, रिप्रेजेंटेटिव क्या चल रहा है, सर पूछो ही मत। बाकी अगर यहां क्वेश्चन में देखें तो which body in Indian political system is an example of direct democracy? तो we are participating in indirect democracy। indirect democracy मतलब कैसे कि हम खुद डिसीजन नहीं ले रहे ना, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी सही शब्द है। ठीक है, हम खुद डिसीजन नहीं ले रहे, लेकिन एक जगह ऐसी होती है कि जहां पे हम खुद डिसीजन लेते हैं, एकदम डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एकदम डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। वो कहां है, जिला परिषद में, पंचायत समिति में, ग्राम सभा में या विधानसभा में, सोचो जरा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आउट ऑफ द कंटेक्स्ट है, लेकिन समझना, ग्राम सभा जो होती है ना, तो ग्राम सभा में क्या, गांव के सारे लोग जाते हैं पंचायत में, खुद निर्णय लेते हैं कि कहां नाला बनना है, कहां स्कूल बनना है, कहां रोड बनना है, कहां पार्क बनना है। तो इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में ग्राम सभा जो है ना, तो वो ग्रास रूट डेमोक्रेसी, डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल क्या है, ग्राम सभा के इलेक्शंस। ठीक है, ग्राम सभा के इलेक्शंस डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एक एग्जांपल है। ठीक है, अगला देखो, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल, इन विच ऑफ दीज, ठीक है, इन विच ऑफ दीज केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सोल्यूशन। तो पता है इसमें आंसर जो है, अगर क्वेश्चन किसी ने बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिया, ग्रामेटिकली नब्ज पकड़ ली, तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। देखो क्या है, तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस कैन डेमोक्रेसी नॉट प्रोवाइड अ कंप्लीट सॉल्यूशन, मतलब आंसर एक से ज्यादा होगा। एक से ज्यादा होगा मतलब क्या, ओएमआर शीट में तो एक ही लगाना है, तो ऑल ऑफ द अबव होगा। कभी कभी मतलब देखो, ये तो यहाँ पे आप क्या है, बाय लक आपको मिल गया ऐसा, नहीं तो क्या होता है, केसेस और ऑब्लिक केस ऐसे दोनों लिख देते हैं सिंगुलर प्लूरल में। आप ही होशियार थोड़ी ना, वो भी होशियार है। ठीक है, तो यहाँ पे वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखना है कि in which of these cases can democracy not provide a complete solution। तो देखो, डेमोक्रेसी पूरी तरह से गरीबी कभी खत्म नहीं कर सकती। ठीक है, तो डेमोक्रेसी में गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू ऑल, तो ऐसा भी नहीं कि डेमोक्रेसी में सबको एजुकेशन मिल जाएगा। ठीक है, ऐसा भी नहीं कि डेमोक्रेसी है तो सबको जॉब मिल जाएगी, घर में से निकाल के बोलेंगे चलो काम पे चलो। ठीक है, ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर आप बोलोगे सर फिर डेमोक्रेसी क्यों है, इससे अच्छा तो कुछ और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो। लेकिन वही मैंने आपको बताया ना कि डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज बेस्ट अमंग दी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल। ठीक है, तो जितने भी दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अल्टरनेटिव्स है ना, उनमें तो सबसे बेहतर डेमोक्रेसी है ही है, मानो या ना मानो। तो उस केस में क्या है, उस केस में आपको यह समझना है कि किस चीज का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिल सकता है, तो सारी ही चीजों का कंप्लीट सोल्यूशन नहीं मिल सकता है। स्टिल डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, क्योंकि जो दूसरी चीजें हैं ना, कम से कम इन्हें खत्म करने का प्रयास तो किया जाएगा डेमोक्रेसी में। दिस इज द पॉइंट। ठीक है, व्हाई डेमोक्रेसी, दिस इज द रीजन व्हाई डेमोक्रेसी। ठीक है, अगला सवाल, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फटाफट ओएमआर शीट में आंसर लगाते चलना। ठीक है, लास्ट एंड पे है, मतलब हम आज के डिस्कशन के, तो पूरा चैप्टर जो है, देखो क्वेश्चंस के नंबर मत देखा करो कि इतने करे उतने करे, आप ये देखो चैप्टर का कोई कोना छूटा क्या, नहीं छूटा ना। ठीक है, वही पॉइंट है। अब सवाल क्या है, विच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजंस। ठीक है, which organ of the government is required to protect the rights of the citizen? Again an independent question, hint is given in this question। ठीक है, क्या है कि आप अगर जैसे देखोगे तो गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट में अलग अलग ऑर्गन्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अलग अलग ऑर्गन्स हैं, तो कौन सा ऐसा ऑर्गन है, ठीक है, जो बहुत जरूरी है किस चीज के लिए, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो रूल ऑफ लॉ एंड
रिस्पेक्ट फॉर दी राइट्स ऑफ द सिटीजन वाला जो पार्ट पढ़ के आए थे आप रॉबर्ट मुगाबे जानू पीएफ वाले केस में, तो वहां से एक चीज निकलती है कि वहां पे क्या है, जुडिशरी जो उसको बांध के रखा हुआ था, मतलब जुडिशरी का कह सकते हैं कि जुडिशरी के पास पावर नहीं थी, और जब जुडिशरी के पास पावर नहीं होगी तो लोगों के राइट्स की रक्षा कौन करेगा, ठीक है। तो जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिपेंडेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एक और सवाल क्या कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स बाय, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है तो किस तरह से रूल करेगी, यूनियन लॉ से, स्टेट लॉ से, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से, नन ऑफ द अबव से। अब यहां पे मैं हिंट दे दूं आपको, चलो ये रहा हिंट आपका, समझो क्या है, कनेक्ट करना, देखो कहानी पूरा चैप्टर पढ़ लिया आपने, आप एंड पे हो, समझ में आना चाहिए चीजें क्या हो रहा है यहां पे। यहां अगर हम समझे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है ना, तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स बाय व्हाट, रूल बाय लॉ, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सुप्रीम है, कोई लीडर सुप्रीम नहीं है, कोई फॉलोअर सुप्रीम नहीं है, ठीक है। तो यूनियन लॉ नहीं चलेगा, स्टेट लॉ नहीं चलेगा, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजंस है, जिन्हें हम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कहते हैं, ठीक है, दीज आर दी सुप्रीम, ठीक है। तो रूल ऑफ लॉ के हिसाब से अगर कंट्री चलेगी तो हम उसे क्या कहेंगे, डेमोक्रेटिक कहेंगे। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो होती है जो किस हिसाब से रूल करती है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के हिसाब से रूल करती है। तो सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, टीचर टू स्टूडेंट, ठीक है, टीचर ने कहा स्टूडेंट से, मतलब मैंने आपसे कहा डोंट डिस्टर्ब माई कंसंट्रेशन बाय आस्किंग मी क्वेश्चंस इन क्लासरूम, ठीक है, मैंने अगर ऐसा कह दिया कि मैं पढ़ा रहा हूं ना, पढ़ाने में मुझे क्वेश्चन मत पूछो आप, तो ये क्या होगा, ठीक है, ये क्या होगा, डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट होगा, नॉन डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट होगा, एकेडमिक स्टेटमेंट होगा, या फिर नन ऑफ द अबव होगा, ठीक है। नहीं समझ आ रहा, नन ऑफ द अबव लगा देंगे, ऐसा मत करना, ठीक है, आंसर समझने की कोशिश करना। देखो अगर मान लो एक एग्जांपल मैं आपको बना के देता हूं कि एक सरकार है, अब क्या होगा, तो लोग बोलेंगे कि हमने आपको चुना है, आप हमारा भला करो, सरकार क्या बोलेगी, नहीं नहीं मैं सरकार हूं, मुझे काम करने दो। तो ये कैसा हो गया ना, ये उस तरह का हो गया, क्योंकि आप सरकार किसके लिए हो, जनता के लिए हो, अपने खुद के लिए थोड़ी ना हो, आपको उनके लिए काम करना पड़ेगा, और आप काम नहीं करोगे तो आप नॉन डेमोक्रेटिक हो गए एक तरह से। इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द रूल ऑफ लॉ, इफ यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग द राइट्स ऑफ द सिटीजन, देन यू आर नॉट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। क्लियर। तो उस केस में क्या है, उस केस में अगर आप समझेंगे तो ये जो डिसीजन, ये जो स्टेटमेंट है, ये भी कुछ इस तरह से ही है कि टीचर का काम क्या है आखिरकार, कि बच्चों को मतलब समझाएं, उनके डाउट्स को क्या करें, सॉल्व करें। और अगर टीचर ये कहेगा कि डोंट डिस्टर्ब माय कंसंट्रेशन, मैं भी पढ़ा रहा हूं ना, कंसंट्रेशन भंग मत करो, कैसे, बाय आस्किंग मी द क्वेश्चंस इन क्लासरूम, सो दिस इज अ नॉन डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट, ठीक है, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। एंड हियर इज द आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। एंड हियर इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडेस डिस्कशन, ये रहा आखिरी सवाल। देखो जरा क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ गेटिंग वाटर। अब मैं आपको लास्ट में भी थोड़ा सा भाषण भी दूंगा, मतलब वो चैप्टर कंक्लूड करेंगे हम, एक बार रुकना। हाँ, तो यहां क्या हो रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन डेमोक्रेटिक मेथड ऑफ गेटिंग वाटर, फाइलिंग अ केस ऑफ अवेलिंग वाटर, मेकिंग इट एन एजेंडा इन द नेक्स्ट इलेक्शंस टू गिव मैसेज टू ऑल पार्टीज, ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक मीटिंग्स, अटैकिंग ऑन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स टू गेट वाटर। अब यहां क्लियर है, ठीक है, सेल्फ एविडेंट है क्या कि ये जो सारे तरीके हैं पानी लेने का मतलब क्या है कि देखो आप किसमें विश्वास रखोगे, सरकार में, ठीक है, कि सरकार हमें पानी देगी, ठीक। तो आप अगर सरकार पानी नहीं दे रही है तो इनमें से आप कुछ भी स्टेप अपना सकते हो, लेकिन डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार के जिम्मे थोड़ी ना है ना, आपको भी तो डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। तो कौन सा तरीका नॉन डेमोक्रेटिक है वो बताओ। तो देखो तीनों केस, आप केस फाइल कर रहे हो कि नहीं पानी दो हमें, ठीक है, आप क्या कर रहे हो, एजेंडा बना रहे हो कि अगले इलेक्शन में तुम्हें वोट नहीं देंगे, तुम पानी नहीं दे रहे हो ना, हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, ये भी सही है। पब्लिक मीटिंग्स वगैरह ऑर्गेनाइज करना, ये भी, लेकिन पता चल रहा है आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को घेर लियो कि आओ इधर जरा बताते, तुम्हें पानी नहीं दे रहे हो ना, अभी तुम्हारा पानी निकालते रहो मार मार के, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नॉन डेमोक्रेटिक मेथड हो गया ना। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो इसी के साथ आज की हमारी कहानी जो है वो क्या करती है, खत्म होती है। खत्म कैसे होती है, मतलब अभी कहानी पूरी तरह से खत्म नहीं हुई है, पहले सुनो मेरी बात। क्वेश्चन सारे हमने डिस्कस कर लिए। आपका होमवर्क क्या रहता है कि जो मैंने आपको बताया पॉइंट्स नोट करें, आपने कितने सवाल सही किए गलत किए वो जरूर बता दिया करो मुझे कि हाँ सर आज के सेशन में इतने सवाल मेरे सही गए गलत गए, ठीक है। और आई एक्सपेक्ट कि आप सभी ने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, एक बार थ्योरी पार्ट पे सारी चीजें पढ़ना। सुनो मेरी बात, एमसीक्यूज क्या है, एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए एक सप्लीमेंट्री चीज है, ठीक है, सप्लीमेंट्री चीज है। मतलब जिम जाते हो ना आप, तो जिम जाना है, सप्लीमेंट्स ले रहे हो तो वो इसलिए है कि आप और अच्छा परफॉर्म करोगे, लेकिन जो नेसेसरी होता है वो क्या होता है कि डंबल तो उठाना ही पड़ेंगे, कि सब सप्लीमेंट खा खा के नहीं बन जाओगे। तो आपके जो डंबल उठाने वाला काम है वो ये है कि आप चैप्टर जरूर पढ़ो एक बार, वीडियो लेक्चर जरूर देखो एक बार, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट चीज है सबसे।
तो आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, एमसीक्यूज का सेशन देख लिया, तो क्या हो गया कि एक तरह से डबल कोटिंग हो गई है, आपने और मेहनत कर लिया, आपने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, रिवीजन हो गया, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए मैंने। क्लियर है? बाकी वीडियो लेक्चर जरूर देखना। चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ तो हमने व्हाट इज डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी, ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ब्रॉडर मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी में बेसिकली क्या है, एक रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आ सकता है, कुछ इस तरह से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, एक ये हो गया जो हमने डिस्कस करे ना, ऐसे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और उसके अलावा क्या आ सकता है, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन के साथ साथ में जैसे अगर आप देखोगे तो ये आ सकता है कि डेमोक्रेसी क्या है। तो आप डेमोक्रेसी तो आपको पता है, आप फिर बात क्या करते हो कि डेमोक्रेसी का आपने डेफिनेशन देख ली, फीचर्स देख लिए, आर्ग्यूमेंट्स फॉर अगेंस्ट देख लिए, लेकिन आप डेमोक्रेसी और गुड डेमोक्रेसी में भी क्या करने की कोशिश करते हो, डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हो। डेमोक्रेसी इज अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज द पॉइंट, ठीक है? वो आपके डिसीजंस में, आपके एक्शंस में, आपके प्लान्स में, पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होती है। फिर लास्ट में कंक्लूजन ये भी है कि डेमोक्रेसी सिर्फ सरकार के जिम्मे नहीं है, लोगों को भी डेमोक्रेटिक होना पड़ेगा। इट इज द सिटीजंस, इट इज द वोटर्स who make the democracy successful, ठीक है? डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लेकिन जो अल्टरनेटिव्स अवेलेबल है उनमें जरूर बेस्ट डेमोक्रेसी है। तो दिस वाज द स्टोरी, आई होप यू एंजॉयड इट। कितने सवाल सही गए, गलत गए बताना, ठीक है? मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से सब कुछ सिस्टमैटिकली अवेलेबल है, ठीक है? काफी सारे चैप्टर्स आपके जो टर्म 1 एग्जाम में आने वाले हैं वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, और इसी तरह से सारे चैप्टर्स डिस्कस कर लेंगे, घबराना मत, सारे चैप्टर्स के वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है? और अपनी ओएमआर शीट आप तैयार रखा करो हर सेशन से पहले, ठीक है? तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, इसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हो, क्लास 9th में पढ़ रहे हो, 10th में भी पढ़ सकते हो, क्योंकि क्या है, सब कुछ देखो यहाँ पे किंडरगार्टन से लगा के क्लास 12 तक सब कुछ अवेलेबल है। और ये सारी चीजें यूट्यूब पर तो आप देख रहे हैं, अगर आपको किसी प्रकार का ढूंढने में, ठीक है, सर्च करने में दिक्कत जाती, कुछ मिल नहीं रहा, सर एक पार्ट मिल रहा है दूसरा कहाँ है, मिल नहीं रहा है, वैसे तो सब कुछ अरेंज है, तो आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट पे भी जा सकते हो, रास्ता बहुत सीधा है, कहीं नहीं घूमोगे। गूगल पर जाना, ठीक है, magnetbrains.com सर्च करना, एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक करना, उस पर क्लिक करते से एक आपके सामने इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, अपनी क्लास में घुस जाना, ठीक है, इधर उधर मत जाना। क्लास 9 जो है, क्लास 9 सेलेक्ट करोगे तो इस तरह से ये 10th का खुला है, वैसे 9th का भी खुलेगा, ठीक है? तो आपकी क्लास के सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है उस पर सेलेक्ट करो, ठीक है? टॉपिक सब कुछ मिल जाएगा, आराम से घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट करो, ठीक है? अपने जूनियर सीनियर्स को जरूर बताइए, क्योंकि किंडरगार्टन से क्लास 12 तक इसी तरह से सब कुछ मैग्नेट ब्रेन्स पर अवेलेबल है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेशन में एक और चैप्टर लेंगे जिसमें हम पूरी तरह से एमसीक्यूज के फॉर्मेट में रिवीजन और क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं सेम मैनर में, ठीक है? तो साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच।